हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोंगो डीबी कंप्लीट कोर्स 2025 का। ये हमारा लेटेस्ट मोंगो डीबी का कोर्स होगा जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरे का पूरा मोंगो डीबी सीखने वाले हैं। अगर आपने कभी भी मोंगो डीबी के साथ काम नहीं किया तब भी आप मोंगो डीबी को बहुत ही बेसिक से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा इस पूरे कोर्स का सिलेबस कैसा रहने वाला है। तो ये है हमारा कंप्लीट सिलेबस जो हम इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल 4 मॉड्यूल है इसके। आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जहां से इसके पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स होने हैं। तो ये है हमारा पूरा सिलेबस। पहले आप चेक कर सकते हैं इस पूरे कोर्स में आप सीखने क्या वाले हैं। इसके बेसिक सीखेंगे, इंस्टॉलेशन स्टेप सीखने वाले हैं, कोर कॉन्सेप्ट जितने भी है वो सारे सीखने वाले हैं, सारी की सारी क्यूरीज हम सीखने वाले हैं मोंगो डीबी की। देन हमारे पास आती है एडवांस क्यूरीज, ज्वाइंस वगैरह सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। ये हमारे लिए जो ज्यादा जरूरी है, ये पूरा मॉड्यूल है जो एडवांस है, जिसके साथ आपको काम करना आना चाहिए। ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। देन हमारे पास ये एग्रीगेशन आता है जिसको हम ज्वाइंस बोलते हैं। डेटा वैलिडेशन क्या होती है वो हम सीखने वाले हैं विद क्यूरीज। तो ये है हमारा आज का पूरा सिलेबस जो इस पूरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे कोर्स को। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पता चले आखिर इसको यूज करते क्यों है। तो हम यहाँ पे नोट्स भी साथ साथ में कवर करेंगे। ये मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही हमारा ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेटाबेस आखिर होता क्या है। तो कौन कौन से डेटाबेसेस है। तो हमारे पास जो मोंगो डीबी है वो डेटाबेस क्यों हम यूज करते हैं, जो बाकी डेटाबेसेस है वो हम क्यों यूज नहीं करते, पहले यही आपको पता होना चाहिए। पहले हम सीखेंगे डिफरेंस क्या होता है एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस में। अब ये जानना हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस होता है, एक होता है एसक्यूएल एक होता है नो एसक्यूएल। जो मोंगो डीबी है वो नो एसक्यूएल में आता है। तो आखिर क्यों हम नो एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल को हम ज्यादा यूज क्यों नहीं करते। तो हमारे पास सबसे पहले बात आती है एसक्यूएल डेटाबेस होता क्या है। अगर आपने कभी भी किसी डेटाबेस के साथ काम नहीं किया तो आपके लिए ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। एसक्यूएल डेटाबेस एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। रिलेशनल डेटाबेस वो होता है जिसमें डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। अब यहाँ पे आपको पहले ये पता होना चाहिए नो एसक्यूएल एंड एसक्यूएल दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। नो एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस होता है जबकि नो एसक्यूएल एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, नो एसक्यूएल एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। अब ये नॉन रिलेशनल होता क्या है, जैसे हमारे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स पहले बना के रखी है। यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो पूरा डेटा सेव हो रहा है टेबल की फॉर्म में सेव हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज डेटाबेस में हमारे पास डेटा शो होता है जब हम एसक्यूएल या फिर माई एसक्यूएल यूज करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं होता, पूरे का पूरा डेटाबेस ऐसा ही दिखता है। सेम ऐसे ही जब हम बात करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस की, इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। मतलब एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में डेटा होता है। जहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ना, ये एक स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, टेबल की फॉर्म में। हमें पता है कि ये एक टेबल की फॉर्म में डेटा है, लेकिन जो हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है वो अनस्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं। इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे हम अपनी कॉपी पे लिखते हैं वैसे ही डेटा जहाँ पे सेव होता है। हमें कोई टेबल किसी की जरूरत नहीं है, टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। डायरेक्ट जैसे डेटा ऐड किया वैसे का वैसे ही जाके सेव हो जाता है। इसलिए ये थोड़ा लाइट वेट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो यहाँ पे जैसे हम अपनी कॉपी पे लिखते हैं ना, जहाँ पे आईडी फर्स्ट नेम नेम लिख दिया, बस यहाँ पे आके डेटा स्टोर कर दिया। सेम ऐसे ही यही डॉक्यूमेंट डेटा जो होता है यही जाके मोंगो डीबी में सेव होता है। जैसे जे वाला डेटाबेस है, डेटाबेस में जाके एज इट इज सेव होना है टेबल की फॉर्म में, ऐसे ही जे वाला डेटाबेस होता है एज इट इज जाके हमारे मोंगो डीबी में सेव होता है। बस ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। एक है हमारे पास रिलेशनल या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा, ये होता है नॉन रिलेशनल या फिर अनस्ट्रक्चर। तो ये जो नॉन नो एसक्यूएल में डेटाबेसेस हमारे पास आते हैं वो मोंगो डीबी है। मोंगो डीबी हम ज्यादातर स्टडी करते हैं, इसी को ही हम यूज करते हैं। बाकी जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये जस्ट इसके एग्जांपल्स है। ये हमारे पास डिफरेंस हो गया दोनों का। ये जस्ट मैंने नोट्स के लिए क्रिएट किया है ताकि आपको अच्छे से नोट्स मिल जाए, ठीक है। आप इसके की डिफरेंस भी स्टडी कर सकते हैं। अब बारी आती है जहाँ पे मेन फीचर्स क्या है मोंगोडीबी के। मोंगोडीबी के आखिर इसको हम यूज करते ही क्यों। पहले तो जो मोंगोडीबी है नो एसक्यूएल में टॉप पे है, नंबर 1 पे इसी को हम यूज करते हैं। अगर कोई बोले नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना है, पहला नाम मोंगोडीबी का ही आता है।
तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर एक डेटाबेस है। देन हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता क्या है, सेम ये जैसे हमारे पास डेटा डॉक्यूमेंट में सेव होता है, इसी को डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड बोलते हैं। जितना भी हमारे पास डेटा सेव होना है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव होता है, इसीलिए हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, जिसको हम जेसन भी बोलते हैं। जेसन का ही दूसरा नाम बेसन फॉर्मेट होता है, बीसन फॉर्मेट बोलते हैं इसको। इसको जो हमारे पास डेटाबेस स्टोर होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे, इसको हम बोलते हैं जेसन लाइक डॉक्यूमेंट। बस जावा स्क्रिप्ट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जेसन इसको बोलते हैं। यहाँ पे बारी आती है फीचर्स क्या है। पहले तो जो फ्लेक्सिबल स्कीमास हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जितनी मर्जी स्कीमास क्रिएट करो। डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा सेम वैसे ही हमारे पास पूरे का पूरा डेटा डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव होता है। कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्री, कोई ग्राफ या फिर कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है वैसे ही जाके डेटाबेस में डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में डेटा सेव हो जाता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है हमारे पास, मतलब आप जितने मर्जी सर्वर्स बना सकते हैं, जितना मर्जी डेटाबेस ऐड कर सकते हैं। इंडेक्सिंग करनी इजी होती है। इंडेक्सिंग क्या होता है, जहाँ पे चलते हैं, हमारे पास जितने भी डेटाबेसेस होते हैं उसमें क्यूरीज परफॉर्म होती है। बेशक इसकी बात हो, बेशक हमारे पास मोंगोडीबी की बात हो, डेटाबेस में सारा काम क्यूरीज का ही होता है। बस उसी को हम सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स में, आखिर क्यूरीज होती क्या है। तो जहाँ पे जितना भी हमारे पास काम होता है सारा क्यूरीज का होता है। और हमारे पास जो मोंगोडीबी की क्यूरीज है वो एसक्यूएल के मुकाबले बहुत ही ईजी है। रेप्लिकेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है किसी डुप्लीकेट डेटा। हमारे पास एक डेटा है, डेटाबेस को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे रीयूज करना हो किसी डेटाबेस को, वो हमारे लिए इजी होता है। एग्रीगेशन, हमारे पास एग्रीगेशन होता है कंबाइन करना, एक डेटा को दूसरे डेटाबेस के साथ कंबाइन करना, तो एग्रीगेशन इसमें ज्यादा इजी होती है। उसके बाद यूज क्या है, मोंगोडीबी को यूज केसेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। बिग डेटा एप्लीकेशन, जरूरी नहीं हमने स्मॉल प्रोजेक्ट क्रिएट करनी है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हम मोंगोडीबी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, या आईओटी, हमारे पास जितने प्रोजेक्ट होते हैं मोंगोडीबी के साथ पॉसिबल है ये क्रिएट करने। सीएमएस के प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स हमने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसका बेसिक था। आर्किटेक्चर ये हम सीखेंगे जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसमें जो मेन हमारे पास ये तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं। मोंगोडीबी को जब भी हम यूज करते हैं उसमें एक मॉडल होता है, एक कलेक्शंस होती है और एक डेटाबेस होता है। बस इन्हीं के साथ आपने सारा काम करना है। ये आपको तब पता चलेगा जब हम मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे, यूज करेंगे। इसको फिलहाल हम रहने देते हैं, जब हम मोंगोडीबी को यूज करेंगे तब आपको इसका कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। अब बारी आती है हमारे पास मोंगोडीबी को इंस्टॉल करने की। तो जहां पे चलते हैं, मैंने पहले से इंस्टॉल किया है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आना है आपने गूगल पे। इसके लिए जो हमें जरूरत पड़ती है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें चाहिए। वो होता क्या है, यहाँ पे आपने सर्च करना है मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर, बस इतना आपने टाइप करना है, एंटर करना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला यही टाइप करेंगे ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं तो आपको घूमना पड़ेगा काफी। हमें यहाँ पे एक कम्युनिटी सर्वर चाहिए जिसके साथ हम काम करेंगे, तो यहाँ पे आना है। ये आपके पास इधर कुछ कमांड है, इनको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस आना है। ये पैकेज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दो हमारे पास फाइल होती है, एक जिप फाइल होती है, एक MSI। हमें चाहिए MSI, तो याद से आपने पैकेज को MSI सेलेक्ट करना है, जिप फाइल नहीं चाहिए। वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, ना ही वो एक सॉफ्टवेयर होता है। हमारे पास इसको डाउनलोड करने के बाद एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके आना है। डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। कोई वर्जन वगैरह चेंज नहीं करना, अपने आप ये जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो पहले से ही हमारे पास सिलेक्टेड होता है। तो जहाँ पे हमारे पास एक डाउनलोड होके सर्वर आएगा, जहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कैसा दिखेगा वो। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है, टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। ये हमारे पास है मोंगो डीबी, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, ये इसका लोगो है। तो इसका नाम है मोंगो डीबी कंपास। इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा ये वेट करेगा। यहाँ पे चलते हैं, जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम इसको एक नया टैब ओपन करते हैं। एक हमने मोंगो डीबी कम्युनिटी, यहाँ पे लिखेंगे मोंगो डीबी कंपास डाउनलोड, एंटर करना है। ये हमारे पास है GUI, इसको हमें GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ये काम क्या करेगा, हमारे पास जो मेन डेटाबेस सेव होना है मोंगोडीबी हमारे मेन डेटाबेस में होना है, लेकिन उस डेटाबेस को हमने देखना होता है ताकि हमें पता चले डेटाबेस सेव हुआ है कि नहीं। तो ये हमारे पास जीयूआई के लिए काम करेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए, जहाँ पे आप अपना डेटा अपनी आंखों से देख सकते हैं। बस इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसका इंटरफेस होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे डेटाबेसेस हैं। ये हमारे पास एक मोंगोडीबी कंपास है। तो यहाँ पे मोंगोडीबी कंपास को आपने डाउनलोड करना है। पहले आपने सर्वर डाउनलोड करना है, फिर आपने कंपास डाउनलोड करना है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा डाउनलोड होने में। ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं, रिज्यूम कर देते हैं। यहाँ पे आना है, इधर देखो लिखा हुआ है ना मोंगो डीबी कंपास डाउनलोड। बस यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। मैंने पहले से डाउनलोड किया है इसीलिए मैं जस्ट आपको स्टेप्स बताऊंगी। यहाँ पे आना है, यहाँ पे ई एक्सी फाइल लिखा हुआ है ना, बस ये पहले से सिलेक्टेड होती है। यहाँ पे बस डाउनलोड पे क्लिक करना है। आपके पास ये वाला सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ये जो मैंने ओपन किया है, ठीक है। यही सॉफ्टवेयर हमारे काम का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करते हैं कुछ टाइम। एक आपके लिए और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए मोंगो डीबी के लिए, जो हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। एक हमारे पास होता है मोंगो डीबी, इसको हम बोलते हैं एटलस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोंगो डीबी एटलस, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे आना है, लिखा हुआ है ना मल्टी क्लाउड डेटाबेस सर्विस, इसके नाम से ही आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्लाउड की बात हो रही है। अब इसको समझने क्या, मोंगोडीबी कंपास या लोकल होस्ट हमारा, लोकल होस्ट एंड एड्रेस मोंगोडीबी में डिफरेंस क्या है। जैसे मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में सिर्फ मेरी इमेजेस है, मेरा डेटा है, आपके मोबाइल में आपका डेटा है, सेम ऐसे ही अगर हम लोकल होस्ट मोंगोडीबी यूज करते हैं, मेरे लैपटॉप पे मेरी डिवाइस है, उसमें सिर्फ वही डेटा स्टोर होगा जो मैं अपनी वेबसाइट पे स्टोर करूंगी। सेम वेबसाइट अगर आपके पास भी है, आपके लैपटॉप में आपके डेटाबेस में सिर्फ वही डेटा जाएगा जो आप ऐड करेंगे। मेरा डेटाबेस आपके डेटाबेस के साथ मैच नहीं करेगा, ना ही वो कंबाइन होगा। इसको हम लोकल होस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हम एटलस की बात करते हैं, इसको हम यूज करते हैं अपने लाइव प्रोजेक्ट में। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लाइव करना हो, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वहां पे क्या होता है, मेरे पास सेम डेटाबेस है, सेम डेटाबेस आपके पास भी है, पूरी दुनिया के पास सेम डेटाबेस है व्हाट्सएप फेसबुक का। जो हमारे पास फेसबुक पे डेटा मुझे दिख रहा है वही डेटा आपको भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि फेसबुक पे सिर्फ मुझे मेरा ही डेटा दिखेगा। दुनिया में जितने भी लोग कनेक्टेड है फेसबुक पे, उनका सबका डेटा मुझे दिखना है। जिसको हम लाइव बोलते हैं, वो जो लाइव डेटा होता है ना, या फिर ऑनलाइन डेटा जिसको बोलते हैं, वो पॉसिबल है मोंगो डीबी एड्रेस के साथ। इसको हम यूज करेंगे बाद में, फिलहाल इसको हम यूज नहीं करने वाले। पहले आपको लोकल होस्ट यूज करना आना चाहिए। इसका काम कुछ भी नहीं है, सारे का सारा कोड, सारे का सारा कॉन्सेप्ट, पूरा जितना भी सिलेबस कवर करेंगे मोंगो डीबी लोकल होस्ट में, वो सारा यहाँ पे काम करेगा। बस इसको हमने लाइव करना है। जैसे हमारी वेबसाइट लाइव होती है, इंटरनेट पे लोग सर्च करते हैं, हमारी वेबसाइट उनको दिखती है, सेम वैसे ही डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस भी हमको लाइव यूज करना पड़ता है जब आपने कोई प्रोजेक्ट अपना लाइव करना हो। तो यहाँ पे बाद में हम इसको यूज करेंगे, पहले हम लोकल होस्ट के साथ वर्किंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, ये दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। एक एक करके आपने इसको इंस्टॉल करना है। पहले हम यहाँ पे जो कम्युनिटी सर्वर है उसी को ओपन करेंगे, साथ में इसको भी ओपन कर देते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास आया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना और कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कंप्लीट आपने सिलेक्ट करना है, कस्टम नहीं करेंगे। या फिर अगर आपके पास कस्टम पहले से सिलेक्ट है तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे वापस चलते हैं, यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। इधर मेरे पास रन एज नेटवर्क सर्विसेज यूजर आ रहा है, इनको आपने कुछ भी नहीं करना। सर्विस नेम क्या है, मोंगो डीबी। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपके पास इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, कुछ भी नहीं करना। इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे, कैंसिल कर दो, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा फिनिश। जहाँ पे हमारे पास ये है, इसको हम क्लोज कर देंगे। बस आपने और कुछ भी नहीं करना, इसको हम बंद कर देते हैं।
कैंसिल हो जा भाई, यहाँ पे यस करेंगे, फिनिश। चलिए ये हो गया हमारे पास खत्म। आपके पास जब भी आप कम्युनिटी सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद, उसके बाद मोंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल करेंगे, अपने आप ये आपके पास एक बन जाएगा ऐसा सॉफ्टवेयर। तो बस इसी के साथ हमने काम करना है। इसको हम ओपन करते हैं फिर से। ये मेरे पास पहले बंद हो गया, इसको ओपन करते हैं, क्योंकि मैंने उसको इंस्टॉल करने को बोला था ना, वो इंस्टॉल में मैंने इंस्टॉलेशन इसकी कैंसिल कर दी थी, इसीलिए हमारे पास वो हो गया गायब। जस्ट मुझे इसको री इंस्टॉल करना पड़ेगा, छोटा सा ही स्टेप है। कंपास को करना है ओपन। और इसकी एक खास बात है, जितनी बार आप इसको डिलीट करते रहेंगे अपने लैपटॉप से, री इंस्टॉल करेंगे, आपका जितना डेटाबेस है वो अपने आप वापस आ जाता है। तो मेरे पास जैसे ये वाला जो मोंगोडीबी कंपास है, मैंने बहुत बार डिलीट किया है। जितना डेटाबेस पहले था मेरे पास, अपने आप इसमें सेव रहता है। तो जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होता यहाँ से। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, वेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मेरे पास ये मेरा जो यूआई यूजर इंटरफेस है मोंगोडीबी कंपास का, वो आ चुका है। यहाँ पे ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे, बस इतना ही आपने करना है, कुछ भी और क्रिएट वगैरह कुछ भी नहीं करना। हो सकता है आपके पास ये कुछ ना आए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस पहले से हैं। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। नया कनेक्शन हर बार क्रिएट करना पड़ता है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसी को हम यूज करते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कोडिंग में। ये जो हमारे पास एक स्ट्रिंग दिख रही है ना, कोडिंग में इसको कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सारे का सारा डेटाबेस आ गया। ये लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रही है ना, ये सारे के सारे डेटाबेसेस हैं। जैसे ये यूजर नाम का एक डेटाबेस है, ये मैंने जितने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं उनका सारे का सारा डेटाबेस है, ठीक है। अटेंडेंस वाला एक प्रोजेक्ट है, उसका डेटाबेस है, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इसका डेटा दिखेगा। ये है हमारे पास डेटाबेस अटेंड डीबी नाम से, इसको हम बोलते हैं कलेक्शंस। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं बताती हूँ कि डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस क्या होता है। यहाँ पे देखो, हमने जहाँ पे स्टडी किया था, हमारे पास जो डेटाबेस होता है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे वापस चलते हैं। ये है हमारे पास डॉक्यूमेंट डेटाबेस। अब इसको ध्यान से देखो, इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा सेव होता है। कोई टेबल फॉर्मेट नहीं है, कोई रो कॉलम नहीं है। जस्ट जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं वैसे ही हमारे पास डेटा सेव होता है। ये आईडी हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है, इसी के साथ ये डिफ्रेंशिएट करता है हर एक डेटा को। तो ये अपने आप बनती है, हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही आईडी है जो हम मोंगोडीबी कोडिंग में यूज करते हैं। ये आपका वो डेटा होगा जो फॉर्म के थ्रू हम ऐड करेंगे, जैसे भी आपने ऐड करना है। यूजर का डेटा है ये, इसको हम बोलते हैं कलेक्शन। ये टीचर्स नाम की कलेक्शन है। कोई भी डेटाबेस आपने क्रिएट करना हो, यहाँ पे एक प्लस का साइन है, क्रिएट कलेक्शन यहाँ पे है। डेटाबेस पहले से ही क्रिएट होता है, जब हम कोडिंग करेंगे अपने आप क्रिएट हो जाएगा, जहाँ स्टार्टिंग में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। ड्रॉप एंड डिलीट दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका इंटरफेस है। यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, जब भी आपने पूरा डेटा सेव करना हो उसके बाद रिफ्रेश करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस है, एक्सपोर्ट करना होता है डेटा, ऐड करना होता है। पहले ऐड करने का सीख लेते हैं थोड़ा सा। ऐड करना है तो यहाँ पे आपने ये दो ऑप्शन होते हैं। एक तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे खुद डेटा टाइप करूंगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से डेटा ऐड करना है, इसको रिमूव करके अपनी तरफ से कोई मैं डेटा ऐड करूंगी, ऐसे नेम वगैरह मैंने अपनी तरफ से ऐड करने हैं। तो हम इसको इंसर्ट करना बोलते हैं। मैं इंसर्ट नहीं करूंगी, जस्ट आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक होता है एक्सपोर्ट करना डेटा, एक्सपोर्ट हम यहाँ पे फिर से वापस चलते हैं। एक दूसरा हमारे पास है इंपोर्ट का। इंपोर्ट होता है आपको किसी, आप कोई लार्ज प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, किसी कंपनी का, किसी कॉलेज का, किसी का भी, या आप दो पर्सन मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, दोनों को कंबाइन करना होता है। वहां पे आपको दोनों को खुद का डेटाबेस, दोनों का डेटाबेस अलग अलग होता है, दोनों को कंबाइन करना है। उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा या तो सीएसवी फाइल में होता है, ठीक है, या जेसन फाइल में, दोनों में से एक फाइल होती है, उसको बस आपने सिलेक्ट करना है। आपका डेटा जहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे आपने ये तो देख लिया कि इंपोर्ट करना है डेटा, आपके फ्रेंड ने आपको डेटा दे दिया, लेकिन वो डेटा देगा कैसे आपको? पहले इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट मतलब अपने आप आपने अपने डेटाबेस का कोई बैकअप लेना है। या तो पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा, या फिर इसमें जो डेटा आता है वो सीएसवी फाइल में आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीएसवी फाइल या जेसन फाइल में आता है।
तो ज़्यादातर हम इसमें जेसन फाइल ही प्रेफर करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट करना है डेटा तो आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप फुल कलेक्शन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे जेसन चाहिए या CSV फाइल, जैसे ही आप दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे ना, बस आपका डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब आज आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे आपने एक्सपोर्ट करना है, सिलेक्ट करेंगे, आपका डेटा वहां पे जाके सेव हो गया। यहाँ पे शो फाइल पे क्लिक करेंगे ना, आपको एक जेसन फाइल दिखेगी डेस्कटॉप पे। जहाँ पे होगी एक जेसन फाइल, ये रहेगी, ये हमारे पास डेटा है, इसको ओपन करेंगे ना। अब आपने किसी अपने फ्रेंड के साथ अपना प्रोजेक्ट कंबाइन करना, उसको आपने यही फाइल सेंड करनी है, वो अपने आप इम्पोर्ट डेटा हो गया सेव। इसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। यही आपको जो कॉन्सेप्ट ज्यादा आने चाहिए जब लार्ज प्रोजेक्ट पे काम होता है, टीम मिलके काम करती है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये मैन्युअली होता है, एक तो मैन्युअली होता है, एक हमारे पास ऑटोमेटिकली होता है कि हम खुद कोडिंग के थ्रू डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं, अभी इसको हम कुछ भी ज्यादा सीखने वाले नहीं हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये फॉर्मेट होता है, ये सिर्फ फॉर्मेट है हमारे पास डेटाबेसेस के। यहाँ पे ये हो गया, ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा दिखेगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम कोई डेटाबेस क्रिएट करना सीखते हैं। लेफ्ट साइड में जितना भी कंटेंट है, ये सारे के सारे डेटाबेसेस हैं। यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन नजर आएगा, इधर लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस, इस पे क्लिक करना है। कोई भी अपने डेटाबेस का नाम रखना है, ABC3 रख देते हैं, कलेक्शन नेम हम अभी नहीं रखेंगे। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये वाला जो सिलेक्ट करना है ये ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तब भी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो कलेक्शन नेम है, आप अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्ट एक कलेक्शन नेम रख सकते हैं, जिसका नाम ABC4 रखेंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ABC3 नाम का डेटाबेस बन गया। इसमें जो ये ABC4 नाम से है, ये का कलेक्शन है। तो ये तो हो गया हमारे पास मैन्युअली कोई भी आपने डेटाबेस क्रिएट करना है या कलेक्शन क्रिएट करनी है। अब हम इसमें सीखेंगे कि कोडिंग के थ्रू या क्वेरीज के थ्रू इसको क्रिएट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आना है, ओपन पे क्लिक किया। हर एक डेटाबेस का एक शेल होता है, जहाँ पे हम कोडिंग लिखते हैं, जहाँ कमांड लिखते हैं, जिसको हम डेटाबेस में क्वेरीज बोलते हैं। क्वेरीज आप कैसे परफॉर्म करते हैं, बस वही थोड़ा सा हम इसको सीख लेते हैं। यहाँ से पहले हम छोटी छोटी क्वेरीज डायरेक्ट परफॉर्म करके देखते हैं, एंटर करते हैं जहाँ से। तो ये मेरे पास कुछ डेटा आया है, कौन से कलेक्शन में मैं हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है DB टीचर्स वाला है मेरे पास कलेक्शन, यहाँ पे देखो इसमें है यूज अटेंड DB। जब आप किसी डेटाबेस में स्विच करना चाहते हैं तो आपने ये कमांड लगानी होती है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं ABC में जाना चाहती हूँ, तो ABC डेटाबेस मैंने एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यूज ABC, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं ABC वाले डेटाबेस में आ गई। तो ABC में हम हमारे पास क्या डेटा है, यूजर्स है। तो यूजर्स में पता नहीं कोई डेटा है कि नहीं, वापस हम यहाँ पे चलते हैं, ओपन शेल। यहाँ पे ABC वाले पे है तो हम एंटर करेंगे। जहाँ पे हम कुछ परफॉर्म करके देखते हैं, पहले मैं चाहती हूँ DB डॉट क्रिएट करनी है कलेक्शन कोई भी, ABC वाले में क्रिएट कर दें, क्रिएट करो कलेक्शन। एक नई कलेक्शन हम क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे, यूजर्स पहले से ही है तो यूजर्स 1 नाम दे देते हैं, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक OK1 आ गया ना, मेरे पास यहाँ पे यूजर्स 1 वाली एक कलेक्शन क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, वो हो चुकी है। यहाँ पे अपडेट है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा तब हमें डेटा दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास पहली कमांड होती है किसी भी कलेक्शन को क्रिएट करने की। कौन सी कलेक्शन क्रिएट करनी, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास कलेक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास OK1 आ गया, OK1 मतलब मेरे पास यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट हो गई, मेरी क्वेरी चल पड़ी, इसका मतलब ओके है स्टेटस, तो इसका मतलब कलेक्शन यहाँ पे बन गई है। ये तो हो गई हमारे पास पहली कमांड। इसमें कुछ एक अलग से देखते हैं, अगर आप किसी डेटा को स्ट्रिंग में सेव करना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। नेम ऐड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी नेम। ये हमारे पास स्ट्रिंग होती है, डेटा टाइप्स इसको बोलते हैं। मोंगोडीबी में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। मेरे पास यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में डेटा ऐड करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट ऐड करने की कमांड नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ डेटा टाइप कौन कौन सी होती है। अगर आपने एज ऐड करनी है तो आपने एज ऐसे लिखना है 20। पहले हमने यहाँ पे डबल कोर्स में लिखा है, अब यहाँ पे 20 ऐसे ही लिखना है। तो ये डेटा टाइप होती है हमारे पास नंबर्स के लिए। देन अगर आपने कोई ऐड करना हो एरे,
एरे के लिए हमारे पास डेटा टैग, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं टैग्स। डेटा टाइप एरे की क्या होती है, ऐसे यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, सिंगल कोट में बी। ये हमारे पास डेटा टाइप होती है एरे की। ये आपको पता होनी चाहिए, ये काम आएगी आपके डेटाबेस में। देन हमारे पास होती है बूलियन। ये ज्यादातर हम यूज करते हैं। इज एक्टिव, इज एक्टिव हम यहाँ तो ट्रू लिखते हैं या फॉल्स लिखते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होती है। अगर आपने कोई अटेंडेंस सिस्टम बनाना है तो वहां पे सबसे पहले हम किसी स्टूडेंट को अटेंडेंस लगानी है, या तो प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा। बाय डिफॉल्ट हम उसको एब्सेंट करेंगे। अगर कोई टीचर मार्क करेगा उसके अटेंडेंस, वो तब हो जाएगा प्रेजेंट। तो उसको हम इज एक्टिव फॉल्स रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे हमने पहले कोई भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू या फॉल्स रखनी होती है। इसको हम बुलियन डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है, डेटा टाइप। चलिए ये तो हो गया हमारे पास। अब बारी आती है इसमें सबसे पहले एक डेटा ऐड करना सीखते हैं, जिसको हम CRUD ऑपरेशन बोलते हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। उसमें से जो फर्स्ट वाला हमारे पास आता है इंसर्ट क्यूरी। इंसर्ट करना है डीबी यूजर्स, डीबी एबीसी। एबीसी मेरे पास डेटाबेस नेम है। डॉट इंसर्ट करेंगे वन। इंसर्ट वन क्यूरी होती है। इंसर्ट वन का मतलब सिर्फ एक पर्सन का डेटा ऐड करना है। क्या ऐड करना है, मैंने नेम ऐड करना है। नेम यहाँ पे लिख देंगे कोई भी। इंसर्ट क्यूरी के लिए हम इसको ऐसे यूज करते हैं, एक ही नेम होगा, एक साथ में लिखते हैं एज। तो आप ऐसे डेटा लिखेंगे। अगर आपने साथ में एज ऐड करनी है, 28 एज है, बस। यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे, एंटर किया, तो यहाँ पे साथ साथ में आपको एरर बताता रहेगा, db.abc insert वन। पहले तो इसका स्पेलिंग गलत है। आपने अप एरो या फिर डाउन एरो प्रेस करना है तो आपके पास वही वाली कमांड आ जाएगी जो पहले हमने लगाई थी, इंसर्ट वन। फिर से हम एंटर कर देते हैं। जैसे जैसे आप कमांड लगाते जाएंगे आपको एरर साथ साथ में बताता रहेगा। अगर आपके पास एक्नॉलेज ट्रू आ गया, इंसर्टेड आईडी आ गया, इसका मतलब डेटा ऐड हो चुका है। एक बार हम यहाँ पे चलते हैं, कहीं भी क्लिक करना है। एबीसी में हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक तो मेरे पास ये यूजर्स वाला है, और हमें चाहिए यूजर्स वन। तो यहाँ पे क्लिक सर्च करते हैं यूजर्स वन। अभी तक हमारा पेज देखो रिफ्रेश नहीं हुआ। अगर हमारे पास रिफ्रेश हुआ होता पेज, तो हमें यहाँ पे अपनी कलेक्शन मिल जाती। तो हमारे पास यहाँ पे पहले से ही पेज रिफ्रेश का ऑप्शन होता है। चलिए रिफ्रेश करते हैं इसको। इसको बेशक हटा दो यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है ना, कनेक्शन एडिट व्यू। इसमें से व्यू पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीलोड। हमारे पास शॉर्टकट भी है, लेकिन हम जहाँ से डायरेक्ट करेंगे। रीलोड करना है अपने पूरा पेज। रीलोड सिर्फ डेटा करना है, हम यहाँ पे पूरा पेज करेंगे। रीलोड पे क्लिक करना है, पूरा पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए वापस चलते हैं, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। वापस चलते हैं यहाँ पे। हम थे यहाँ पे ट्रिपल ए, एबीसी में थे। यहाँ पे एबीसी पे आना है आपने, एबीसी पे। अब हमारे पास कितने हैं कलेक्शन, यूजर्स, यूजर्स वन। एबीसी भी शायद हमने क्रिएट किया था। यूजर्स वन पे क्लिक करना है आपने, तो यहाँ पे ये हमारे पास कलेक्शन बन गई है। चलिए यहाँ पे फिर से हम मोंगोडीबी इधर चलते हैं, शेल पे। ये हमारे पास एबीसी वाली कलेक्शन है, ठीक है। उसमें डीबी यूजर्स वन डॉट फाइंड है, तो मैं यहाँ पे इसको फाइंड करना चाहती हूँ। एंटर करेंगे, जो हमने पहले कलेक्शन क्रिएट की थी उसको फाइंड करना है, क्या हमारे पास वो है कि नहीं। अगर आपके पास ऐसे आ गया ओके, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई एरर नहीं है, आपके पास कुछ ना कुछ एरर, ये वाला एरो आ रहा है, इसका मतलब ये कलेक्शन है यूजर्स वन नाम से, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली यूजर्स वन इसमें है। चलिए अभी देखो हमारे पास यहाँ पे यूजर्स वन में कुछ भी शो नहीं हो रहा। मेरे पास ये यूजर्स वन बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन अभी जो हमने डेटा ऐड किया था वो हमने, मुझे लगता है गलती से इधर एबीसी में ऐड कर दिया। फिर से जाके हम कमांड देते हैं, इधर देखो डेटा आया है ना। यहाँ पे मैंने नेम लिखा था एक एज। वापिस चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आना है, इसको एंटर करते हैं। मैं चाहती हूँ यूज करो। कौन सी कलेक्शन है मेरे पास, एबीसी। कलेक्शन का नाम अभी हम सिलेक्ट करेंगे, पहले हम डीबी का नेम यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज एबीसी है। अब यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन सिलेक्ट करेंगे। यूजर्स वन मेरे पास है डेटा, यूजर्स वन।
ये वाली कलेक्शन है, एंटर करेंगे। अब इसके अंदर हम डेटा ऐड करेंगे। तो क्या क्या डेटा ऐड करना है, या पहले हमने इंसर्ट वन वाला सीखा था, अब इंसर्ट मैनी सीखेंगे। आपके पास से ये वाली जो इंसर्ट की क्वेरी होती है ना, उसमें आप काफी तरह से डेटा ऐड कर सकते हैं। तो इंसर्ट वन होता है सिर्फ एक पर्सन का डेटा। लेकिन अगर इंसर्ट मैनी करना हो, इंसर्ट वन हम बहुत ही रेयर यूज करते हैं। मेरे पास 10 15 50 जितने भी पर्सन हैं उनका डेटा एक बार ऐड करना है, तो हम वहां पे यूज करेंगे इंसर्ट मैनी। तो डीबी डॉट यूजर्स हम यहाँ पे टाइप करेंगे यूजर्स वन, इसमें इंसर्ट करना है। तो डॉट इंसर्ट मैनी, आपने साथ में मैनी लिखना है। यहाँ पे जे इसका फॉर्मेट है, इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बीच यहाँ पे नेम आएगा, एक मैंने नेम ऐड करना है, तो नेम यहाँ पे लिखेंगे। एक नेम होगा, एक साथ में लिखेंगे एज, यहाँ पे ऐसे ही आना है। यहाँ पे कॉमे के बाद एज, यहाँ पे लिख देते हैं 20, साथ में एक और लगा देते हैं ईमेल। अब ईमेल जो आएगी वो भी डबल कोट में आनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी हमारे पास डेटा टाइप यूज होनी है, अगर नेम है तो वो स्ट्रिंग में आनी है, अगर एज है वो डेटा टाइप नंबर से में आनी है। तो आपने यहाँ पे डबल कोट नहीं लिखनी। अगर ईमेल है वो भी स्ट्रिंग में होती है, तो यहाँ पे हम ईमेल ऐड करेंगे, यहाँ पे gmail.com। बस ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। ये एक है, अब इसमें मैनी ऐड करने हैं। तो ये वाली जो ब्रैकेट है ना, करली ब्रैकेट, इसके बाद कॉमा लगा दो। कॉमा के बाद इसको बेशक कॉपी कर लो सेम, यहां से इसको कॉपी करते हैं करली ब्रैकेट को, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया, देखिए कॉपी पेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम चलते हैं, फिर से टाइप करना पड़ेगा। अब दूसरा आपने लिखना है, फिर से नेम ऐड करेंगे। अब नेम आपने कोई नया ऐड करना है, तो कुछ भी नेम लिख देते हैं साथ में कॉमा लगा के। दूसरा क्या है हमारे पास एज, जैसे पहले ऐड किया था सेम वैसे ही ऐड करना है। डेटाबेस का काम थोड़ा सा हमें केयरफुली करना पड़ता है ताकि कुछ गलत ऐड ना हो जाए। देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे ईमेल, यहाँ पे ईमेल आईडी सेम XYZ, यहाँ पे लिखेंगे gmail.com। इसको हम मैनी बोलते हैं। अब मेरे पास दो पर्सन का डेटा है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है ना, बस सही है। कौन सी आईडी है, 0 और 1, साथ में वो आईडी आपको बताएगा। अब यहाँ पे वापस चलते हैं, इधर आना है। आपने किस में ऐड किया है, हमने यूजर्स बार में। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करो इसको। जैसे ही आप इसको पूरे कलेक्शन को रिफ्रेश करेंगे, आपके पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। इसको हम इंसर्ट मैनी बोलते हैं। और यहाँ पे चलते हैं वापिस शेल पे। ये तो हो गया हमारे पास इंसर्ट क्यूरी। देन हमारे पास क्यूरी आती है, अगर आपने फाइंड करना हो, वैसे तो ये आपको फाइंड वाली क्यूरी पहले से ही बताते हैं। अगर आपने चेक करना है डेटा हमारे पास ऐड हुआ कि नहीं, डीबी डॉट यूजर्स वन डॉट फाइंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, हमें फाइंड करके बताओ क्या इसमें डेटा है। तो यहाँ पे देखो, आप डायरेक्ट इधर जाने की बजाय डायरेक्ट यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर आप चाहते हैं डीबी डॉट यूजर्स वन डॉट फाइंड करना है, पूरे का पूरा डेटा फाइंड नहीं करेंगे, मुझे जस्ट चेक करना है एज, क्या उसमें एज ऐड हुई है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगी एज, कौन सी एज है, 20 वाली एज में चेक करूंगी क्या वो ऐड हुई है। तो एंटर करेंगे, हाँ यहाँ पे एज है, तो ये वाला डेटा दिख जाएगा। इसको हम बोलते हैं डेटाबेस को एक्सेस करना। हर तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पे नेम एक्सेस करना है, जिसका भी नेम यहाँ पे रिया है, तो मैं यहाँ पे रिया टाइप करूंगी। अगर रिया वाला है वहां पे डेटा, तो वो मुझे दिखा दो। तो यहाँ पे है, मेरे पास डेटा दिख रहा है। अब यहाँ पे आप ग्रेटर देन भी साथ में लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी डीबी डॉट यूजर वन फाइंड करके दो डेटा जिसकी एज, जिसकी एज। अब यहाँ पे एक नया कीवर्ड यूज करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे जिसकी एज, करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट में डॉलर के साथ GT। अब ये GT क्या होता है, ग्रेटर देन, जिसकी एज ग्रेटर देन हो किसके, कॉलन 25। दोनों की एज क्या है, 30 और 20। सिर्फ मेरे पास ये 20 वाला डेटा आएगा, दूसरा डेटा नहीं आना। तो यहाँ पे एंटर करके देखते हैं, तो सिर्फ ये वाला 30 वाला आएगा, ठीक है। जिसकी एज 25 से ग्रेटर है वही दिखेगा। सेम ऐसे ही आप लेस देन ग्रेटर देन कोई भी क्यूरी लगा सकते हैं, ठीक है।
चलिए ये तो हो गया हमारे पास डेटा एक्सेस करने के मेथड्स। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं, आपने पहली आईडी का डेटा एक्सेस करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगी मुझे नेम एक्सेस करके दो। आईडी के थ्रू, ये वाली जो आईडी होती है ना, इसके थ्रू हमने डेटा एक्सेस करना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगी। इसको आप हटा दो। यहाँ पे एक करली ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है वन। एक वाली जो आईडी है उसका डेटा दिखाओ। यूजर्स, डीवी यूजर्स डॉट फाइंड करना, अच्छा यहाँ पे आएगा। हमने फाइंड करना है डेटा, इसकी हम जो क्यूरी है ऐसे लगाते हैं, जहां पे आपने एक ब्रैकेट लगा के बंद करनी है। पहले जो डेटा है इसका फॉर्मेट जस्ट बताना है। देन नेम एक्सेस करना है वन से। एंटर करो तो यहाँ पे जो पहले वाली आईडी है, आईडी के थ्रू हम यहाँ पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास नेम है वन, ठीक है। वन मतलब जीरो, वन जीरो से हमारे पास आईडी स्टार्ट होती है, इसमें जीरो भी आएगा वन भी आएगा। उसके बाद जितना मर्जी डेटा हो, हमें वहां से उसके साथ कोई मतलब नहीं है। अगर आप टू लिखेंगे, टू तक जितना डेटा होगा, जितनी आईडीज है वो मिल जाएंगी। अगर जीरो लिखेंगे, सिर्फ आपको एक आईडी दिखेगी। तो आप पहली टॉप के 10 स्टूडेंट या 10 पर्सन का डेटा देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 9 इन वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इसकी छोटे छोटे इसके ऑपरेशंस है। पहला हमने इंसर्ट सीखा है, अब दूसरा सीखते हैं। अभी जो हम इसमें क्वेरी सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अपडेट क्वेरी बोलते हैं। बस इस इन्हीं के ऊपर पूरा आपका डेटाबेस घूमता रहता है। इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, बस इसी के ऊपर पूरा डेटाबेस डिपेंड होता है। अपडेट में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले किसी भी एक सिंगल पर्सन का डेटा अपडेट करना हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट, यहाँ पे यूजर्स वन। तो मेरे पास ये वाली कलेक्शन है यूजर्स वन, उसमें मैंने क्या करना है, अपडेट। अपडेट मैंने करना है या वन करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट वन। तो साथ में यहाँ पे लिखना है क्या अपडेट करना है, मैंने नेम अपडेट करना है। नेम वहां पे जो भी लिखा है ना, उसको एक्सचेंज करके वहां पे एबीसी लिख दो, ठीक है, जो भी नेम होगा बस। देन ये तो हो गया नेम, साथ में हम इसको बोलते हैं, और जहां पे हम, मेरे पास नेम ये ओरिजिनल है वो लिखते हैं, ये वाला लगाते हैं। जहां पे इसको हम बोलते हैं, ऐसे लगाना है डॉलर सेट। सेट कर दो इसको। जहां पे क्या सेट करना है, एक होगा एज। एज यहाँ पे लिखेंगे 30। तो यहाँ पे जे भी पहले से है, शॉर्ट नेम को लगाते हैं। नेम सेट करना है यहाँ पे, प्रिया लिख देते, तो प्रिया मैंने लिख दिया, या रिया, प्रिया पहले से है, प्रिया लिखो। प्रिया सेट करना है, पहले हम इसको एंटर करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या दिखेगी। एक्नॉलेज क्या आया, ट्रू। हमारे पास तो कुछ ना कुछ हो गया ना, अपडेट ट्रू आया, एक्नॉलेज। अब आपने इसमें से ये देखना है कि अपडेट हुआ क्या है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, सिंपल सा इसका मेथड है अपडेट को सीखने का। जिसका भी आपने डेटा अपडेट करना है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आई थिंक प्रिया ही था, प्रिया नहीं है। हमने गलत नेम लिख दिया, रिया था नेम। यहाँ पे फिर से कमांड लगा दी, या इसलिए यहाँ पे जीरो जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे हम प्रिया लिखते हैं। रिया है, रिया, यहाँ पे आएगा रिया। जहां पे उस पर्सन का नेम लिखना है, या आईडी भी लिख सकते हैं, या एज लिख सकते हैं, कुछ भी। अगर आपके पास, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसका डेटा अपडेट करना है। एक क्वेरी आपका पूरा डेटा बेस बिगाड़ सकती है। अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि रिया नाम का जो भी पर्सन है उनकी एज 30 सिलेक्ट कर दो, हो सकता है मेरे पास 10 रिया हो सकता है 20 रिया हो, उनकी एज हो सकता है 30 ना हो सबकी, फिर भी वहां पे एज इसकी 30 कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास परफेक्ट मेथड होता है डेटाबेस अपडेट डिलीट करने का, हम हमेशा आईडी लिखते हैं, या एक पर्सन की हमारे पास एक यूनिक फील्ड होती है। एक उसका रोल नंबर हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है, यूजर आईडी या एम्प्लॉय आईडी। स्टूडेंट का डेटा है तो उसका रोल नंबर हो सकता है। हमेशा ही हम उसको यूज करते हैं डेटा अपडेट करने के लिए। हमें इसकी नॉलेज होती है कि हमें पता है कि इस पर्सन का डेटा हमने अपडेट करना है। तो नेम हम बहुत ही रेयर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास नेम हमेशा मैच होते रहते हैं डेटाबेस में हर एक पर्सन के साथ, ठीक है। मल्टीपल पर्सन का नेम सेम हो सकता है। तो वो क्या करेगा, जिस भी पर्सन का नेम रिया है उन सबकी एज 30 सिलेक्ट कर देगा। जो भी आपने डेटा अपडेट करना है आपने साथ में सेट लिखना है। ये सेट एक कीवर्ड है,
ये यूज किया जाता है डेटा अपडेट करने के लिए। क्या सेट करना है, अगर आप एज चेंज करना चाहते हैं एज लिख दो, अगर आप उसकी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आपने ईमेल आईडी लिखनी है। तो एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैच्ड काउंट क्या आ रहा था, 0, क्योंकि हमने नाम गलत लिखा था। अब यहाँ पे मैच्ड काउंट क्या आ रहा है, 1। एक यूजर का नेम रिया है, उसने उसकी एज 30 कर दी बस। यहाँ पे आके कमांड लगाते हैं, फाइंड, एंटर करो। अब यहाँ पे देखो रिया की एज क्या है, 30। तो यहाँ पे डेटा हमारे पास हो चुका है अपडेट। ऐसे ही आप किसी भी पर्सन का कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये कमांड लगा के। इसको हम बोलते हैं अपडेट 1। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपडेट मैनी। अपडेट मैनी सीखने से पहले चलिए डायरेक्ट लगा देते हैं। यहाँ पे आते हैं, अपडेट मैनी, अपडेट मैनी। अपडेट मैनी हम यूज करते हैं जब भी हमारे पास, हमें पता होता है मेरे पास मल्टीपल नेम के स्टूडेंट हैं, उनके मैंने मार्क्स चेंज करनी है। ये वाले जो हमारे पास अपडेट मैनी वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये हम ऐसी फील्ड पे नहीं लगाते जहाँ पे हमारे पास डेटा एक एक दूसरे के साथ मैच करता हो। ठीक है, मतलब अगर मैंने किसी का नेम चेंज करना हो तो वो हर एक पर्सन का नेम चेंज कर देगा। मैनी लगा दूंगी तो पता नहीं किस किसका नेम चेंज कर देगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक पर्सन का नेम चेंज करना था, वहां पे हम अपडेट मैनी नहीं लगा दें। तो अपडेट मैनी वाले जो कमांड है वो हम यहाँ पे सिर्फ लगाएंगे। यहाँ पे आना है, यहाँ पे सिर्फ ही लिखेंगे अपडेट मैनी। अब देखो ये कमांड हम लगाएंगे कैसे। मैं चाहती हूँ कि नई वैल्यू ऐड करनी है, और मेरे पास जितने भी पर्सन्स का डेटा है उनका एक स्टेटस ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आना है, जिनकी एज, यहाँ पे आना है, जिनकी एज, यहाँ पे लिखेंगे। ये पूरा हटा देते हैं, फिर से ऐड करते हैं पूरी कमांड यहाँ पे। डेटा मैंने अपडेट करना है, मैंने डेटा अपडेट करना है, जिनकी एज, यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी क्यूरी, एक कंडीशन लगाएंगे, लेस देन, LT लगाना है, जिनकी एज लेस देन है 30। वहां पे एक नई फील्ड ऐड कर दो उनके डेटा में। क्या फील्ड ऐड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट, $सेट। साथ में दो क्यूरीज ऐड कर रहे हैं, एक हम अपडेट की लगा रहे हैं, एक यहाँ पे नया डेटा ऐड कर रहे हैं। वहां पे सेट कर दो, क्या सेट करना है, एक नई फील्ड ऐड कर दो, स्टेटस। फील्ड मतलब नेम है, ईमेल है, एज है, यहाँ पे एक स्टेटस ऐड करेंगे। ये हमारे पास एक फील्ड होगी नहीं, स्टेटस क्या ऐड करना है, यंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यंग, जिनकी एज लेस देन है 30 से, उनका एक नया डेटा ऐड करो यंग नाम से। तो हम एंटर करेंगे। मैच्ड काउंट कितनी आई हमारे पास, 1। कितने मॉडिफाई हुए, 1, क्योंकि एक की एज 30 है। मैंने यहाँ पे लेस देन लिखा है, ना कि इक्वल टू। तो अगर इक्वल टू लिखा होता दोनों की एज अपडेट होती। अब यहाँ पे कमांड लगाते हैं फाइंड वाली, एंटर करो। यहाँ पे देखो स्टेटस आ गया ना, स्टेटस यंग, यहाँ पे इसका स्टेटस यंग आ गया। सेम ऐसे ही बस वहां पे ही आपने अपडेट क्वेरी लगानी है, जिधर आपको पता हो एग्जैक्ट कि हमने इतनी सारी फील्ड अपडेट करनी है, तब हम अपडेट मैनी लगाते हैं। हर एक फील्ड पे हम अपडेट मैनी नहीं लगाते। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास अपडेट कमांड। इसमें एक और छोटी छोटी कमांड्स हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। अपडेट हो गया, अपडेट मैनी हो गया, एक हमारे पास $सेट है, वो भी हमने सीख लिया। कोई भी डेटा हमने सेट करना है, मतलब नया ऐड करना है, उसके लिए हम लगाते हैं। अपडेट भी हो गया। एक अनसेट होता है, जैसे हमारे पास सेट होता है नया डेटा ऐड करने के लिए, अनसेट होता है डेटा रिमूव करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे db.users1 डॉट अपडेट 1। सिर्फ एक ही अपडेट करेंगे, एक ही डिलीट करना है मैंने डेटा। डिलीट भी नहीं बोलते हम इसको, अनसेट करना बोलते हैं। नेम, जिसका नेम रिया, रिया है, जिसका नेम रिया है, कॉमा लगाओ। यहाँ पे दूसरी हमारे पास कमांड आएगी अनसेट, $अनसेट। पहले सेट लगाया था हमें, अनसेट। जो हमने सेट किया था उसको अनसेट कर दो, मतलब रिमूव कर दो, स्टेटस रिमूव करना है। स्टेटस ही कर देते हैं, यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटस, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस को ब्लैंक कर दो। ये वाली कमांड लगानी है, एंटर करेंगे, यूज फाइंड वाला लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस
कमांड हमारे पास चली नहीं, मैच्ड काउंट आ गया लेकिन मॉडिफाई नहीं हुआ। वापस आते हैं यहाँ पे कमांड पे। नेम रिया है, अनसेट करना है स्टेटस को। ब्लैंक हमने लगाया था लेकिन इसने ब्लैंक किया नहीं। यूजर्स वन में अपडेट वन, नेम जिसका रिया है। रिया पे ही है हमें, अच्छा यहाँ पे रिया पे है ही नहीं, यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा। रिया वाले में है ही नहीं हमारे पास स्टेटस। जिसमें स्टेटस वाला है उसमें हम ब्लैंक करेंगे। अब यहाँ पे यूज फाइंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस है ही नहीं, ठीक है, इसने बस उसको रिमूव कर दिया। जो पहले डेटा ऐड किया था वो वाला रिमूव कर दिया। इसको हम बोलते हैं सेट एंड अनसेट। जो डेटा ऐड किया था उसको बस रिमूव करना है। ये तो हो गया रेडी, सेट अनसेट दोनों ही। एक होता है इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट क्या होता है, आपने नई फील्ड ऐड करनी है, जैसे डीवी डॉट यूजर्स वन, उसमें हमने अपडेट करना है वन। इसमें हम लिखेंगे नेम को करना है, नेम कोई भी नया नेम ऐड करना है एबीसी। एबीसी पहले है तो नहीं, नहीं है। एक नया है, नई ऐड करनी है फील्ड एबीसी। यहाँ पे लिखेंगे $INC, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। INC इंक्रीमेंट लगा दो। यहाँ पे ऐड करेंगे एक एज, एज लिखेंगे यहाँ पे वन। एंटर करो। फिर से हमारे पास कोई गलती होगी। यूजर्स वन अपडेट करना है हमने, $INC इंक्रीमेंट लगा दिया हमने। यहाँ पे रिया बना देते हैं। एंटर करो। अब सही है। जहाँ पे एज सही है वो हमने पहले कमांड गलत लगा दी। इंक्रीमेंट हमने करना है, मेरे पास ये अगर किसी के मार्क्स मार्क्स आपने इंक्रीज करने, एज इंक्रीज करनी है, नंबर्स है उनको आपने इंक्रीमेंट करना है एक एक करके। अगर दो दो इंक्रीमेंट करने, ये हम फील्ड तब लगाते हैं, ये कमांड तब लगाते हैं जब हमें हमारे पता होता है कि स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, हमने ग्रेस मार्क्स देने हैं। तो ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स, कितने मार्क्स ऐड करने, 10 है तो 10 कर दो, ठीक है। साथ में कंडीशन लगा दो जिनके मार्क्स लेस देन है, वहां पे एज को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो। एक करना है, दो करने हैं, तीन करने हैं, तो उतने ही ग्रेस मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो आपको सीखने जरूरी थे स्टार्टिंग में मोंगो डीबी के। लास्ट वाली क्वेरी बहुत ही आसान है। ये तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली के साथ लगाते हैं, जिसको डिलीट करना बोलते हैं। डीवी डॉट यूजर्स वन, उसमें से कोई डेटा डिलीट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट। वन करना है तो आपने डिलीट वन लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे नेम को डिलीट करना है, कैसे, नेम, यहाँ पे रिया, नेम रिया। यहाँ पे डिलीट कमांड लगा दो, एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिलीटेड काउंट वन। अगर आप यहाँ पे डेटा देखेंगे ना, आपको सिर्फ एक डेटा दिखेगा। अगर आपने मैनी करनी है तो आपके पास सारे डेटा होने चाहिए, मतलब मल्टीपल डेटाज होने चाहिए। तो आपने लिखना है यहाँ पे डिलीट वन है, डिलीट मैनी लिख दो बस। यहाँ पे लिखना है एज, जहाँ पे एज सबकी हमने करनी है जिसकी लेस देन एज हो 30। जिनकी एज लेस देन है 30, उनका यहाँ पे डेटा डिलीट कर दो। ये हमारे पास एक कमांड होती है, ठीक है। जिनकी भी लेस देन 30 एज है उनका डेटा रिमूव कर दो, एंटर करेंगे। सिंटैक्स एरर एक हमारे पास लास्ट पे जे हो गया, और एज, अच्छा यहाँ पे आएगा मेरे पास एक करली ब्रैकेट, लास्ट पे एक करली ब्रैकेट बंद। सिंटैक्स इसका पता होना चाहिए। यहाँ पे डिलीट हो गया ना। अब अगर आप डेटा देखेंगे कुछ भी नहीं आएगा, एंटर करेंगे, पूरे का पूरा डेटाबेस खाली, क्योंकि हमने सारे का सारा रिमूव कर दिया। डिलीट कमांड हम ऐसे लगाते हैं, अगर आपने कोई कंडीशन लगानी हो तो ऐसे लगाएंगे, अगर डायरेक्टेड कोई फील्ड डिलीट करनी है तो ऐसे लगाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ कोर कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मोंगो डीबी में काम आते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं इसमें नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल। पहले इसको पूरे शेल को क्लियर कर लो। CLS कमांड लगानी है, एंटर करना है। एंटर, आपकी पूरी शेल यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट अब हम मॉड्यूल पूरा कवर करने वाले हैं।
जिसमें हम सारे ऑपरेटर सीखेंगे, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन क्या होता है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये सब हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑपरेटर आता है इक्वल टू। उससे पहले हमें कोई ना कोई कलेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेटा ऐड कर रही हूँ, मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। कॉपी करेंगे यहाँ पे, इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको ऐड करेंगे। चलिए यूजर्स वाले में कर देते हैं, इंसर्ट मैनी, एंटर करेंगे। डुप्लीकेट एरर, डुप्लीकेट किस में है, नेम है अ, प्रिया, रिया, राहुल, यहाँ पे सब कुछ तो सही है। डुप्लीकेसी की हमारे पास तब एरर आती है जब हम एक डेटा दो बार ऐड करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ है तो है नहीं इसमें, सब कुछ ये भी सही है। एबीसी डॉट यूजर्स, यहाँ पे अच्छा यूजर्स में पहले से ही है तो इसका नाम चेंज कर देते हैं। यूजर्स में पहले से डेटा है तो यूजर्स वन कर देते हैं, उसमें मैंने अपने नाम से पहले से डेटा ऐड किया है। तो ये मेरे पास डेटा आ गया, इसको हम चेक करते हैं। जहाँ पे चलिए, डीवी डॉट यूजर्स वन डॉट फाइंड, एंटर करो। तो ये हमारे पास सारा डेटा ऐड हो गया। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास सीएलएस, कर देते हैं क्लियर। पहला ऑपरेटर है इक्वल टू, लगाते कैसे, डीबी डॉट यूजर्स वन डॉट फाइंड करना है डेटा मैंने कौन सा, जिनकी एज, यहाँ पे लिखेंगे, इधर हमारे पास ऑपरेटर लगेगा, कैसे लगाना है, डॉलर ई क्यू इक्वल टू, किसके इक्वल है, 30 के। वो मुझे डेटा दिखाओ जिनकी एज 30 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे 30 में अगर कोई डेटा हो तो वो दिख जाएगा, अभी पता नहीं है कि नहीं। यूज फाइंड करके देखते हैं। एज 30 कोई भी नहीं है, बस सही है, इसीलिए हमारे पास डेटा नहीं आया। कमांड चेंज करते हैं, जिनकी एज 35 कर देते हैं, 35 है वो डेटा हमें दिखाओ। और अभी इसमें क्यों इश्यू आ रहा है हमारे पास, टोकन एक हमारे पास ब्रैकेट एक बंद होनी है यहाँ पे, एंटर करो। तो जिनकी एज 35 है वो हमें डेटा दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल टू। इक्वल टू को हम हमेशा लगाते हैं जब आपने किसी स्टूडेंट का मार्क्स देखने हो, जिनके इक्वल टू मार्क्स है इतने उनका डेटा चाहिए, या जिनकी आईडी या जिनकी एज है इतनी वो हमें डेटा चाहिए। तो वहां पे आपने इसको अपडेट करना है, इसको हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। लार्ज डेटाबेस में स्मॉल डेटा हमने फेच करना है, तब हम यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं। इसी के साथ वाला ऑपरेटर दूसरा होता है डीबी डॉट यूजर्स वन डॉट फाइंड करके दो डेटा एज, एज फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू डॉलर एन ई, नॉट इक्वल टू जिनकी एज 30 नहीं है उनका डेटा हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट बंद होनी है यहाँ पे। अब हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा, जिनकी एज 30 नहीं है वो डेटा चाहिए, एज 30 किसी की भी नहीं है। फिर से हमारे पास कॉमा की एरर है, यहाँ पे जिनकी एज, यहाँ पे जे आ गया। और अभी इसमें सही तो है, इसमें क्या इश्यू चल रहा है, अच्छा जहाँ पे फिर से हमने एक, हमारे पास बटन प्रेस नहीं हो रहे शायद, एंटर करते हैं। जिनकी एज 30 नहीं है वो हमें डेटा दिखेगा, तो यहाँ पे देखो ये सारे का सारा डेटा दिखेगा। दूसरी कंडीशन लगाते हैं, जिनकी एज 20 नहीं है तो यहाँ पे 20 लिखो। जे वाला राहुल वाला डेटा हमारे पास नहीं आना चाहिए, जिनकी एज 20 नहीं है वो डेटा दिखाओ। तो यहाँ पे देखो राहुल वाला नहीं आया, ठीक है, 20 को इसने स्किप कर दिया। नॉट इक्वल टू सेम ऐसे ही ग्रेटर देन होता है। अगर आप चाहते हैं कि जिनकी एज, यहाँ पे लिखो ग्रेटर देन, 20 से ज्यादा एज है उनका डेटा दिखाओ, एंटर करेंगे। जिनकी एज 20 से ज्यादा है वो डेटा दिखेगा। अगर आप यहाँ पे 35 लिखेंगे ना कोई डेटा नहीं दिखेगा। 30 लिख देते, जिनकी एज 30 से ज्यादा है वो डेटा दिखाओ। तो वहां पे आना है, दो आनी है, एक दो,
जे वाला हमारे पास 25 वाला नहीं आएगा डेटा, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ये सेम ऐसे ही लेस देन होता है, तो यहाँ पे आपने लिखना है एल टी, यहाँ पे लगाओ एल टी, लेस देन। 30 से एज जिनकी कम है वो डेटा दिखाओ, तो यहाँ पे 20 एंड 25 डेटा आ गया। देन हमारे पास आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आपने किसी स्टूडेंट को चेक करना है जिनके मार्क्स 30 है, 30 से ज्यादा है और 30 है, उनकी लिस्ट चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जैसे 33 का पास होते हैं, पास वाले मार्क्स, तो वहां पे हम कंडीशन लगाएंगे जिन स्टूडेंट के मार्क्स 33 एंड इससे ज्यादा है उनकी लिस्ट चाहिए। तो आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ पे लगाना है इधर, यही कमांड चेंज करनी है, इधर लगाएंगे जी टी ई, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बस। जिनकी एज 30 नहीं लगाएंगे, 35 लगाएंगे, एंटर करेंगे, सिर्फ एक ही दिखेगा। 35 से एज ज्यादा किसी की भी नहीं है, लेकिन 35 का एक पर्सन है, तो हमें यहाँ पे डेटा सिर्फ एक का दिखेगा। सेम ऐसे ही लेस देन वाला होता है, तो वहां पे आपने एल टी ई लगाना है, लेस देन एंड इक्वल टू, एल टी ई, एंटर करेंगे तो वहां पे हमारे पास सारे ही आ जाएंगे, जितने भी हमारे पास डेटा है वो सारा दिखेगा। ये हो गया हमारे पास, ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर थे। इसी के साथ हमारे पास दूसरे ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। यही हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिसको हम अपने डेटाबेसेस में यूज करते हैं। छोटे छोटे ऑपरेटर है, लेकिन इन्हीं का ही सारा काम होता है। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में पहला ऑपरेटर आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर लगाएंगे डीबी डॉट यूजर्स वन डॉट फाइंड। फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, डॉलर एंड। यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पे कॉलन लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे अपना डेटा, एंड एज जिनकी कॉलन डॉलर ग्रेटर देन हो, यहाँ पे लिखो 20। कंडीशन लगा दी एक। अब यहाँ से बाहर आना है, जे वाली दो ब्रैकेट बंद करके एक यहाँ पे और कंडीशन लगाते हैं, इज एक्टिव, यहाँ पे लगा दो ट्रू। कंडीशन देखो हमने क्या लगाई है। एंड का मतलब क्या होता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट मैच जब होगा हमारे पास, तभी हमारे पास सेटिस्फाई रिजल्ट आना है, जब हमारे पास कंडीशन दोनों ट्रू होनी है। एंड होता है एक और होता है, एक होता है नॉट। एंड हम लगाते हैं जब दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए तभी डेटा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखना। पहले हम एंटर करते हैं, एंटर किया। यहाँ पे हमने बोला है, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे गलत लगाया हमने, एंड लगाना है, साथ में आएगा डॉलर। एंटर करो। जहां पे क्या दिख रहा है हमें, हमने इसको बोला क्या है कि हमारे पास डॉलर एंड कंडीशन लगाई है। एज हम यहाँ पे चेक करेंगे जिनकी एज 20 है, 20 से ग्रेटर देन है, वहां पे इसको एक्टिव ट्रू कर दो, तो वो मतलब एक्टिव है। 20 से ज्यादा एज है हमारे पास, पहले इसको चेक कर लेते हैं। फाइंड कंडीशन लगा के यहाँ पे है हमारे पास एज 20 से ज्यादा है, बस सही है। वापिस आते हैं उसी कंडीशन पे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जैसे इसको हमने एंटर किया, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, कुछ भी नहीं। पहले इसमें और लगा के देते हैं, तब आपको इसको पूरा क्लियर हो जाएगा आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं जहाँ पे और लगा रही हूँ, एक होता है एंड, दूसरा ऑपरेटर होता है और लगाओ, यहाँ पे एंटर करो, एंटर। यहाँ पे देखो ये हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। अब देखो सब कुछ सही चल रहा है हमारे पास। पहले कंडीशन मैंने लगाई थी, हमें वो डेटा चाहिए, एक्टिव ट्रू का मतलब है हमें उसका डेटा चाहिए, ठीक है, वो सारे एक्टिव हैं, बाकी को स्किप कर दो। एंड मैंने लगाया था, वहां पे हमें डेटा नहीं मिला क्योंकि वहां पे कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई। एज पहली कंडीशन क्या थी, एज तो हमारे पास 20 है, 20 से ग्रेटर देन है, सबकी है, यहाँ पे 3 हमारे पास डेटा है, लेकिन हमें फिर भी डेटा नहीं दिखे। जे वाली कंडीशन हमारे पास सही थी, जे वाली गलत थी, क्योंकि इज एक्टिव ट्रू हमारे पास डेटा कोई है ही नहीं। इसमें कहीं भी इज एक्टिव ट्रू नहीं है। अगर इसमें होता कहीं ना कहीं एक फील्ड होती ना इज एक्टिव ट्रू वाली, तो हमें जे वाली कंडीशन में डेटा दिख जाता।
एंड में होता क्या है, आपके पास सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब डेटा दिखेगा। लेकिन और में क्या होता है, दोनों में से जितनी मर्जी कंडीशन हो उनमें से एक कंडीशन ट्रू है ना, तो आपको डेटा दिख जाएगा। इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू चली है, जिनकी एज ग्रेटर देन 20 है वो हमारे पास कंडीशन सही चली। एज 20 से ऊपर वाला सारा डेटा दिख गया, ये वाली कंडीशन गलत हो गई, फिर भी हमें डेटा दिख गया। एंड हम तब लगाते हैं जब हमें पता होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे लॉगिन करते टाइम यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों करेक्ट होने चाहिए, तब कोई बंदा यूजर लॉगिन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। वहां पे एंड लगेगा, और हम वहां पे भूल के भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने और लगा दिया ना, कोई भी यूजर आएगा, ईमेल करेक्ट फिल करेगा, पासवर्ड गलत फिल कर देगा, तब भी वो लॉगिन कर सकता है। वहां पे हमेशा एंड ही लगेगा, तो और नहीं लगना। और कहाँ पे लगना है, एंड कहाँ पे लगना है, बस ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको पता हो दोनों कंडीशन हमें ट्रू करनी ही करनी है, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए, तब आपने वहां पे एंड लगाना है। जब आपको पता हो चलो कोई नहीं, हमें डेटा चाहिए, इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हमें डेटा वहां पे शो हो जाए। स्टूडेंट के हमें मार्क्स चाहिए जिनकी एज 30 है, और जिनके कोई क्लास हो सकती है, जो कुछ भी दूसरी कंडीशन ऐड कर देंगे, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमें डेटा दिख जाएगा, तब वहां पे हमें और लगाएंगे। यही दोनों में डिफरेंस है। एक होता है नॉट। नॉट लगाने के लिए जस्ट करना क्या है, जहां पे चलते हैं इधर लगा दो नॉर। नॉट नहीं बोलते इसको, नॉर बोलते हैं, तो हम यहाँ पे नॉर लगाएंगे। नॉर में होता है ना ही ग्रेटर देन 20 एज है, ना ही उसमें एक्टिव ट्रू है, वो डेटा दिखा दो। एंटर करो, क्या दिखेगा यहाँ पे, ये वाला डेटा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। जिनकी एज 20 से ज्यादा भी नहीं है, उसमें एक्टिव ट्रू जे भी नहीं है, वही डेटा चाहिए। यहाँ पे एज यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है लेकिन 20 है, बाकी सबकी एज 20 से ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे कोई और कंडीशन लगा देंगे डेटा चेंज हो जाएगा। इनका मतलब है जो मैंने कंडीशन लगाई है ना वो सही नहीं होनी चाहिए, तब हमें डेटा दिखेगा। ना ही 20 से एज ज्यादा होनी चाहिए, ना ही उसमें एक्टिव होना चाहिए, वो डेटा हमें दिखा दो बस। वहां पे हम लगाएंगे नॉट। ये हमारे पास थे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक हमारे पास आते हैं एरे ऑपरेटर्स। एरे ऑपरेटर्स लगाने के लिए हम CLS लगाते हैं पहले। पहला होता है db.users1 फाइंड करना है डेटा, कौन सा, यहाँ पे लगाएंगे टैक्स, यहाँ पे ऐड करेंगे ऑल, $ऑल। फिलहाल मैं ऐसे ही लिखूंगी। यहाँ पे ऐड करेंगे नेम लगा देते हैं, नेम। इसमें ऐड करेंगे, या तो हम पहले वाले डेटाबेस यूज कर लेते हैं, या कंडीशन कोई और लगा देते हैं। मैं जहाँ पे इन सबको रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम एरे के साथ काम करते हैं ना, हमें डेटाबेस एरे के अकॉर्डिंग चाहिए। तो मैंने जहाँ पे डेटा ऐड किया है, अपडेट किया है, इसको हम ऐड करने वाले हैं। पहले देखो आपके पास डेटा किस फॉर्मेट में होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एरे क्वेरी लगानी है कि नहीं। एरे क्या होता है हमारे पास इन ब्रैकेट के बीच, जहाँ पे मैंने इसको अपडेट किया अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड यूज किया है टैग्स, कुछ भी डेटा हो सकता है आपके डेटाबेस में। यहाँ पे जो डेटा होगा आपके पास एरे में होगा, बस तब हमने एरे लगाना है जब आपके पास इस स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा होगा। तो वहां पे हम कंडीशंस लगाएंगे। तो इसको हम इंसर्ट करते हैं पहले, यहाँ पे आना है, इंसर्ट करेंगे यहाँ पे यूजर्स। यूजर्स में नहीं करेंगे, ABC में करते हैं। एंटर किया, यहाँ पे सारा डेटा ऐड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, फील्ड का नाम क्या है टैक्स, अपनी तरफ से मैंने डेटा ऐड किया है। तो आपके पास डेटा में कुछ भी हो सकता है, यहाँ किसी पर्सन का नाम हो सकता है, सारा डेटा उसका एक एरे में हो सकता है, उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, सब कुछ एक एरे में हो सकता है। एरे के ऊपर हम कोई भी क्यूरी कैसे परफॉर्म करते हैं वो सीखना है। सबसे पहले क्यूरी होती है ऑल की। तो db.users1 फाइंड करके दो डेटा हमें एरे में से, कौन सा, यहाँ पे टैक्स है, यहाँ पे टैक्स है मेरे पास, ये वाला टैक्स डेटा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टैक्स लिखना है। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ और होगा डेटाबेस में तो आपने उसी फील्ड का नाम लिखना है।
टैक्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जो क्वेरी लगेगी कौन सी लगनी है, डॉलर ऑल, इसको हम ऑल बोलते हैं। ऑल का बाद में मतलब देखेंगे, पहले इसकी क्वेरी लगा देते हैं। यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे लिखना है एडमिन। एडमिन साथ में लिखेंगे यहाँ पे एडिटर। मैं चाहती हूँ उनका डेटा मुझे दो, ऑल मुझे वो सारा डेटा जितने डेटाबेस में से ये मैच कर जाए ना, उन सबका डेटा चाहिए। जहाँ पे एडमिन टैग्स, यहाँ पे एडमिन एंड एडिटर हो, वो सारा डेटा मुझे प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पे एक बार एंटर करते हैं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, यूजर्स हमने ऐड किया है। यहाँ पे एबीसी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम एबीसी यूज कर रहे हैं। डेटाबेस कलेक्शन एंटर करेंगे तो आपके पास क्या डेटा आया है वो देखो। कहाँ पे है मेरे पास, जिनके टैग्स एडमिन एंड एडिटर है, सिर्फ एक में ही है। सिर्फ एक का डेटा दिखेगा यहाँ पे देखो। अगर आप इनके टैग चेंज कर देते हैं, एडमिन एंड यूजर कर देते हैं, या अकेला यूजर यूजर कर देते हैं, उनका डेटा प्रोवाइड कराओ जिनके टैग्स यूजर है, अकेला यूजर। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे जिन जिनके टैग्स में यूजर आता है ना, वो सारा डेटा आपको दिखेगा। सबके बीच आई थिंक आता है, वो सारा डेटा हमें दिखेगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता है ऑल। ऑल मतलब सारा डेटा चाहिए जिसको ये कंडीशन ट्रू मैच हो जाए, ठीक है। देन हमारे पास बारी आती है सेकंड। हमारे पास जो कंडीशन है, डीबी डॉट यूजर्स वन, फाइंड करके दो एरे में से डेटा कौन सा, जिनके टैग्स यहाँ पे ऐड करेंगे डॉलर एलिमेंट। तो इसको हम बोलते हैं ELEM, एलिमेंट मैच। जहां पे जे वाला एलिमेंट मैच हो जाए, कौन सा एलिमेंट है, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर इक्वल टू, इक्वल टू जो होगा एडमिन। जहां पे भी इक्वल टू एडमिन है, वो वाला डेटा हमें चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है इधर, एडमिन। पहले इसको वापस चलते हैं जिधर हमने कंडीशन लगाई है। यहाँ पे फिर से हमने गलत कंडीशन लगा दी। ABC आना है यहाँ पे, एंटर करो। कितने हमारे पास आए हैं, दो। हमारे पास एलिमेंट मैच का मतलब होता है, ऑल का मतलब था सारा डेटा पूरे डेटाबेस में से। वहां पे जैसे कंडीशन ट्रू हो जाए पूरा डेटा दिखा दो। एलिमेंट मैच में होता है स्पेसिफिक डेटा। स्पेसिफिक के लिए हम स्पेसिफाइड कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। ये क्या करेगा, सारे के सारे यूजर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे टैग हमारे पास आएगा एडमिन। वहां पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिन लिखा हो, उनका डेटा हमें प्रोवाइड करा दो बस। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट मैच। आप एलिमेंट मैच नहीं लगाना चाहते तो आप पहले वाली ऑल वाली क्वेरी लगा सकते हैं। ऑल वाली नहीं लगानी तो आप एलिमेंट मैच वाली लगा सकते हैं। दोनों का मैक्सिमम काम सेम ही है। देन हमारे पास आता है साइज क्वेरी। तो यहाँ पे लिखेंगे db.abc डॉट फाइंड। फाइंड करना है हमने टैक्स, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर साइज। ये हमारे पास एक बना बनाया कीवर्ड है टू। जिस एरे का साइज टू है, उनका डेटा हमें प्रोवाइड करा दो, एंटर करो। यहाँ पे कितने आए हैं हमारे पास, टू, एक, दो। इसको हम साइज बोलेंगे। एरे में यहाँ पे भी दो वैल्यूज है, उनका डेटा हमें चाहिए। पहले यहाँ पे चलते हैं, दो इसमें है, दो इसमें है, टोटल तीन है। एक में एक है, तो यहाँ पे वापस चलो, कंडीशन चेंज करो, जिनका साइज एक हो। एरे में जिनका एक एलिमेंट होगा वही डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे अब सिर्फ एक दिखेगा, लास्ट वाला टैग से जिसमें एक है बस। इसको हम बोलते हैं साइज की अभी। देन हमारे पास आता है एरे को कंबाइन करना, कंबाइनिंग एरे ऑपरेटर। db.abc फाइंड करो, इसी के ऊपर लगा देते हैं। जब भी हम कंबाइन करने की बात करते हैं ना, तो वहां पे हमारे पास एंड ऑपरेटर आता है। एंड ऑपरेटर के साथ हम कंबाइन करेंगे ऐसे, बस इसका सिंटेक्स पहले देख लो। टैक्स यहाँ पे लगाएंगे डॉलर, ऑल को कंबाइन करना है, जहां जिसको हम ज्वाइंस भी बोलते हैं एडमिन। एडमिन को कंबाइन करना है। देन ये वाली हमारे पास ब्रैकेट बंद है, इसके बाद नई ब्रैकेट ऐड करेंगे टैक्स
पहले कंडीशन लगाते हैं फिर इसको समझेंगे। डॉलर, यहाँ पे लिखेंगे साइज, जिनका साइज 2 हो। अब यहाँ पे इसको समझना, पहले समझ लो आउटपुट आएगी कैसे। मैंने एंड लगाया है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, दोनों का कंबाइन करके डेटा हमें प्रोवाइड कराओ जिनके टैग्स, जिनमें एडमिन लिखा हो वो वाला डेटा, और जिनका साइज 2 हो। मतलब हमारे पास आउटपुट आएगी क्योंकि हमारे पास दो फील्ड भी है और उनमें एडमिन भी है आई थिंक। एंटर करते हैं तो हमारे पास ये डेटा है, दोनों को कंबाइन करके इसको हम बोलते हैं कंबाइन करना एरे ऑपरेटर्स को। ठीक है, हमारे पास वो डेटा आएगा, दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास एडमिन लिखा हो और उनका साइज 2 हो। दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर आप यहाँ पे और लगा देंगे, दोनों में से एक का कंडीशन भी ट्रू होगी, तब भी आपके पास आउटपुट आ जाएगी। चलिए, इतना तो हमारा कवर हो गया सिलेबस। अभी हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चलते हैं और हम थोड़ा एडवांस अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं बिल्कुल। यहाँ पे आना है, मैंने सिलेबस ऐड किया है। ये हमारे मॉड्यूल्स है जो हम पहले मैंने सिलेबस दिखाया था आपको, वही सिलेबस है, इनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिक कोर कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए, करंट ऑपरेशन, और अब हम यहाँ पे हैं एडवांस क्यूइंग, क्यूरिंग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्यूरी ऑपरेटर्स हमने सारे सीख लिए हैं। अब बारी आती है इंडेक्सिंग की। ये हमारे पास एडवांस क्यूरिंग इसीलिए बोलते हैं, जो हमारे पास लार्ज डेटा बेसेस होते हैं वहां पे ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इसमें से जो मेन होती है वो इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग क्या होता है, यहाँ पे जो आपको ये पूरा ना मेरे पास सिलेबस दिख रहा है ये इंडेक्सिंग में है। यहाँ पे एक मॉड्यूल, ये वाला मॉड्यूल 3 लिखा हुआ है, उसमें ये छोटे छोटे मॉड्यूल 3 है, उनमें से ये एक लिस्ट आपको दिख रही है, ये भी इंडेक्सिंग की हुई है। मतलब इनको एक ऑर्डर में लिखना, ऑर्डर में डेटा दिखाना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या किसी फॉर्मेट में डेटा दिखाना, उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। या असेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम सीखने वाले हैं इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। चलिए, यहाँ पे पहली कमांड लगाते हैं इंडेक्सिंग की, db.abc ही यूज करेंगे हम। कलेक्शन क्रिएट इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है। आप कैसे अपने डेटा को देखना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ जो एज फील्ड है ना, उसको 1 से स्टार्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर किया तो यहाँ पे देखो एज क्या लिखा आ रहा है, एज 1। इसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे एज को 3 से स्टार्ट करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे एज 3 लिखा नजर आएगा। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है इंडेक्सिंग। सेम ऐसे ही हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड, या फिर इसको हम बोलते हैं कंबाइन करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी db.abc, क्रिएट करके दो इंडेक्स मल्टीपल। एज को हम 1 ही रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे नेम। नेम को मैं चाहती हूँ यहाँ पे -1 से स्टार्ट करना है, इंडेक्सिंग करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। एज आएगा 1, नेम आएगा -1, इसको हम इंडेक्सिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग करनी है किसी भी डेटाबेस की। मल्टी मल्टी की इंडेक्स होता है एक। क्रिएट करना है इंडेक्स को, यहाँ पे टैग्स जो हमारे पास एरे वाला है ना, उसको हम मल्टी की क्या होता है, जब हमारे पास डेटाबेस एरे में हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी टैग्स है उसको यहाँ पे 1 लिखो। मतलब टैग्स की इंडेक्सिंग करनी है, एरे की इंडेक्सिंग हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास मल्टी की इंडेक्सिंग। एक होता है टेक्स्ट इंडेक्स। टेक्स्ट इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे जो नेम है या टैक्स या फिर नेम या फिर एज, नेम लिख लेते हैं। जो भी नेम है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगी, 1 नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगी। टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। ईमेल, ईमेल को हम लिखेंगे टेक्स्ट। एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेम टेक्स्ट, ईमेल टेक्स्ट, ये होगी एक अलग से इंडेक्सिंग। पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में थी नंबर्स में, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं टेक्स्ट ऐड करना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं एबीसी अपनी तरफ से। चलिए, इंडेक्सिंग क्रिएट करना आपने सीख लिया, जहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया सब कैसे। एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्रिएट करके बता देती हूँ। db.abc, कलेक्शन का नाम, क्रिएट करो इंडेक्स। यहाँ पे आएगा आपके पास फील्ड का नेम, मान लो एज है, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ 1 के साथ इंडेक्सिंग करनी है। एंटर किया, इसको इंडेक्सिंग क्रिएट करना बोलते हैं। एक होता है व्यू करना किसी भी इंडेक्स को, तो यहाँ पे देखेंगे db डॉट कलेक्शन का नेम एबीसी, यहाँ पे देखेंगे गेट करो इंडेक्स को।
यहाँ पे लगाएंगे एंटर। db.abc इंडेक्सेस आना है। हमारे पास जो कीवर्ड होता है एस लगाना है साथ में, इंडेक्सेस। तो यहाँ पे अभी तो सही है, स्पेलिंग ही गलत चल रहे हैं। यहाँ पे आना है XES, इंडेक्सेस आना है, एंटर करो। तो यहाँ पे आगे जितने भी हमने इंडेक्सिंग की है वो सारी आपको यहाँ पे शो होनी है। चलिए ये तो हो गया हमारे पास इंडेक्सिंग क्रिएट एंड व्यू करने का तरीका। यहाँ पे मैंने इनको बोला था ना, नेम लगाना है साथ में टेक्स्ट लगाना है, ईमेल वन, यहाँ पे नेम वन। जैसे जैसे इंडेक्सिंग की थी वो वाली यहाँ पे इंडेक्सिंग शो हो रही है, इसको हम व्यू करना बोलते हैं। व्यू देन होता है ड्रॉप करना, जितनी भी इंडेक्सिंग हमने की है उन सबको ड्रॉप कर दो। ड्रॉप, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स। यहाँ पे फील्ड का नेम कहाँ पे हमने की थी, एज पे, जहां पे लगाओ वन, एज पे वन लगाई थी, एंटर करो। तो जो भी होगा यहाँ पे ऑल आ गया ना, ओके आ गया, इसका मतलब ड्रॉप होगी इंडेक्सिंग। तो ये जस्ट आप अपने व्यू के लिए लगाते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा डेटाबेस है, आप उसको इंडेक्सिंग के रूप में शो करना चाहते हैं ताकि आपके लिए उसको देखना आसान हो जाए, वहां पे ऑपरेटर्स लगाने आपके लिए आसान हो जाए, आपको जो डेटाबेस समझ में आ जाए, तब हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। एक हमारे पास आता है एग्रीगेशन फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे वापस चलते हैं। यहाँ पे इंडेक्सिंग तो हो गया, अब बारी आती है हमारे पास एग्रीगेशन। एग्रीगेशन होता क्या है, इनका मतलब होता है कंबाइन करना। एसक्यूएल डेटाबेस में हम इसको बोलते हैं ज्वाइंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एक एडवांस टॉपिक है। हमने मल्टीपल डेटाबेसेस को या फिर कलेक्शंस को कंबाइन करना है, बस इसको आप अच्छे से सीख लो। यहाँ पे CLS लगाएंगे, ये हो गया क्लियर। यहाँ पे जो एग्रीगेशन फ्रेमवर्क होते हैं बहुत होते हैं, टोटल हम 6 सीखने वाले हैं। एक एक करके देखते हैं कैसे हम सीखेंगे, जिनको हम पाइपलाइन एंड स्टेजेस बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास होता है मैच। यहाँ पे चलते हैं, ये हमारे पास है मैच, ग्रुप, प्रोजेक्ट, सॉर्ट, लिमिट एंड स्किप, बस इन्हीं को हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले बारी आती है मैच की। db. कलेक्शन का नेम एग्रीगेट, यही सेम हमारे पास यूज होते हैं एसक्यूएल, माई एसक्यूएल डेटाबेसेस में। तो यहाँ पे एग्रीगेट करने का मतलब होता है कंबाइन करके दो, किसको, यहाँ पे बताओ, एरे ब्रैकेट के बीच यहाँ पे लगाएंगे डॉलर मैच, मैच कीवर्ड लगाना है साथ में। मैच करो एज को, यहाँ पे लगाएंगे डॉलर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जिनकी एज 25 है उनको कंबाइन कर दो। अगर हम एंटर करें तो यहाँ पे हमारे पास डेटा दिखेगा। एग्रीगेट करना है, मैच साथ में लिखेंगे जिनकी एज ग्रेटर देन है 25 से और इक्वल टू है, उनका डेटा हमें प्रोवाइड करा दो। ठीक है, पहली कंडीशन तो यही हो गई, ये ट्रू हो गई, हमारे पास डेटा आ गया। उसके बाद बारी आती है ग्रुप डॉक्यूमेंट्स की। db.कलेक्शन नेम एग्रीगेट करके दो, यहाँ पे डॉलर ग्रुप, ग्रुपिंग करनी है किसकी, आईडी के थ्रू। आईडी हमारे पास कॉमन फील्ड होती है, ग्रुपिंग करने के लिए हमेशा आईडी हम यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, एज की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। देन काउंट भी करना है, काउंट करके दो, काउंट होता है कितने हमारे पास फील्ड है, यहाँ पे लिखेंगे उनका सम करना है। काउंट करना है साथ में हम इनको सम करेंगे, ठीक है, इसको हम ग्रुपिंग करना बोलते हैं, डॉलर सम। यहाँ पे आएगा वन, पहले इसको एंटर करते हैं। अब देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आया। इसको हमने बोला है ग्रुपिंग करनी है हमने किसकी, एक तो आईडी की ग्रुपिंग करनी है, साथ में इनका जो काउंट है कितना हमारे पास डेटा है उन दोनों का सम करके बताओ, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे चलते हैं, कितना डेटा आया है पहले वो देख लेते हैं। आईडी है 20, हम ABC कलेक्शन पे हैं और
20, 30 to 25, ये है इनकी एज। ठीक है, आईडी के अकॉर्डिंग उसने एज गेट की है, सारी एज, क्योंकि मैंने इसको कंडीशन बताई है एज की। डॉलर एज हमारा एक वेरिएबल की तरह मुझे काम करेगा। काउंट करो उसको। काउंट क्या है? 20 वाले जिनकी एज है वो कितने हमारे पास पर्सन है? एक। और यहाँ पे सामने लगाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि उनको काउंट करके यहाँ पे प्लस कर दो। 32 वाला भी एक पर्सन है, 25 वाला भी। और मुझे लगता नहीं है कोई यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा, कोई भी नहीं है। यहाँ पे चलते हैं एबीसी कलेक्शन पे। एज है जे वाली 28, 25 का तो, ताकि हमारे पास अपडेट कर दो इसको, डेटा तो आए। फिर से वही कंडीशन लगाओ, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जिनकी एज 25 है उनको काउंट करके उनका सम बताओ हमें। तो यहाँ पे काउंट उसका 2 आया है। ठीक है, तो उसकी ए 25 वाले जो पर्सन है वो हमारे पास दो है। 32 वाला एक है, जे भी एक है, जे भी एक है। बस ये हमारे पास, इसको एग्रीगेट करना बोलते हैं। कंबाइन करके जब ग्रुपिंग करके हमें आउटपुट चाहिए, देन हमारे पास बारी आती है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट हम यूज करते हैं रीशेप करने के लिए, डॉक्यूमेंट को रीशेप करना है। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। डीवी डॉट एबीसी कलेक्शन, एग्रीगेट करो किसको? डॉलर, यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट। रीशेप करना होता है जो हमारे पास पहले डेटा है उसको किसी और फॉर्मेट में शो कराना है। नेम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, ईमेल जो होगी असेंडिंग ऑर्डर में 1। यहाँ पे लिखेंगे आईडी, आईडी को यूज करेंगे 0। रीशेप करके डेटा दिखाओ, तो एंटर करेंगे तो आपको ये डेटा दिखेगा। जो पहले डेटा था उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में शो कराना है। तो यहाँ पे नेम क्या है? 1 से नेम स्टार्ट हो, यहाँ पे नेम है मेरे पास। ईमेल है वो हमारे पास ये आनी है, जितनी भी ईमेल है वो सारी चाहिए। आईडी 0, अब जहाँ पे आईडी 0 है, इधर चलते हैं। ये हमारे पास आईडी स्टार्ट होती है, ऑब्जेक्ट आईडी इसको बोलते हैं। एक हमने आईडी मंगवाई है, एक साथ में नेम है, और बस एज नहीं है, इसलिए एज नहीं आई। बस ये हमारे पास प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट का मतलब होता है रीशेप करना है डॉक्यूमेंट को। जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा है उसकी, उसका जो लुक है उसको चेंज करके देखना है बस। यहाँ पे नेम, ईमेल, नेम है, बस इतना डेटा हमें चाहिए। तो आपके पास नई लुक आएगी इसकी। रीशेप करना है किसी भी आप यहाँ पे फील्ड को यूज कर सकते हैं, नेम ईमेल की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। यहाँ पे नेम को 2 कर दो, यहाँ पे नेम 1 लिखा है इसको 2 कर दो, ईमेल को 3 कर दो, आईडी को 1 कर दो, एंटर करो। तो आपके पास ये डेटा दिखेगा। यहाँ पे ये आईडी मैंने यहाँ पे क्या रखी थी? 0। 0 आईडी चाहिए, लेकिन अभी इसमें 0 नहीं लगाई, अभी हमने 1 लगा दिया। 1 के साथ वही आईडी दिखेगी जो इसकी ओरिजिनल आईडी है। आईडी के हमारे पास दो लुक होती है, या तो 0 या फिर 1। 1 में जो ओरिजिनल आईडी है वही हमें पूरी की पूरी शो होनी है। और नेम तो वही रहेगा, नेम, ईमेल। ईमेल हमने कितनी लगाई है? ईमेल की वैल्यू हमने 3 लगाई है, तो इसीलिए यहाँ पे पहले वाली ईमेल हमें शो नहीं हो रही। जहां से आईडी हमने 1 लगाई है वही डेटा ये थोड़ा सा स्किप कर रहा है। ठीक है, जहां से हम जितनी वैल्यू ऐड करेंगे उतना डेटा ये स्किप करेगा, इसीलिए हमारे पास पूरा डेटा नहीं आया। रीशेप करना भी हो गया। देन हमारे पास बारी आती है सॉर्टिंग की। सॉर्ट करना है, एग्रीगेट, यहाँ पे लगाओ सॉर्ट। सॉर्टिंग करनी है हमने किसको? एज को करते हैं। एज को -1 में सॉर्ट करके दो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। ये है सॉर्टिंग। ब्रैकेट हमारे पास एक जे वाली आनी है, फिर से ब्रैकेट की एरर, 4 ब्रैकेट आएगी, यहाँ पे एक और बंद होनी है।
कर्ली ब्रैकेट, एंटर करो, डॉलर सॉर्ट। या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हमने कहाँ पे लगाया है, 1 लिखा है अगर तो वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, अगर -1 लिखा है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिखेगा। तो बस सही है हमारे पास। और जहाँ पे 20 है उसके बाद 25 है, फिर से 25 है, क्योंकि हमने असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग बोला है। हाईएस्ट वैल्यू टॉप पे आएगी। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो वहां पे आपके पास जो हाईएस्ट डेटा है वो लास्ट पे दिखेगा। असेंडिंग ऑर्डर में अब हम लगाएंगे, यहाँ पे 35 लास्ट पे आ गया ना। फर्स्ट जो स्टार्ट होगा वो 20 से स्टार्ट होना है। यहाँ पे देखो किधर गया, जे रहा, 20, 25, उसके बाद 35। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने डेटा फेच करना है, तो ये भी हो गया हमारे पास रेडी। सॉर्टिंग के बाद आती है बारी लिमिट की। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एबीसी एग्रीगेट लिमिट। इतना डेटा आपको चाहिए, मेरे पास 5,000 स्टूडेंट का डेटा है, मैं चाहती हूँ इसकी लिमिट सिर्फ 2 रखनी है। तो और ये वाली ब्रैकेट बस सही है। लिमिट सिर्फ 2 रखेंगे, सिर्फ 2 का ही डेटा चाहिए, 1 2 टॉप वाले 2 पर्सन का डेटा दिखेगा। लिमिट चेंज कर दो, 1 कर दो, सिर्फ 1 पर्सन का डेटा चाहिए। अगर आपके पास पास 5,000 पर्सन का डेटा है तो आपको सिर्फ टॉप 100 का चाहिए, तो आप यहाँ पे 100 वैल्यू लिखेंगे, इसको हम लिमिट बोलते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे एग्रीगेट करना सीखते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिसमें हम लुकअप ज्वाइंस जिसको बोलते हैं वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें पहले चेक करेंगे कलेक्शंस कैसे क्रिएट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप है, जब तक आपकी कलेक्शंस करेक्ट क्रिएट नहीं होती तब तक किसी भी कलेक्शन को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से एक कलेक्शन है यूजर्स 1 नाम से, जिसमें ये हमारे पास डेटा है। एक नई कलेक्शन चाहिए जिसको हम कंबाइन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था हमारे पास 2 कलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन हर एक कलेक्शन में एक ऐसी फील्ड होती है जो दूसरी कलेक्शन में कॉमन होती है। जैसे यहाँ पर इम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे जेंडर आईडी है, ये नाम मायने नहीं रखता, यहाँ पे जो इसका डेटा है वो हमारे काम आएगा। यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, इधर ये मैच करना चाहिए 1 2 3। हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी कलेक्शन नहीं है जिसमें कोई कॉमन फील्ड हो। नेम एज ईमेल इसमें है, अगर हम यहाँ पे एबीसी चेक करेंगे, इधर नेम है, इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो सेम होना चाहिए। लेकिन हमारे पास इसमें डेटा डिफरेंट है। एक नई कलेक्शन इसके लिए हम क्रिएट करेंगे, ये मैंने क्यूरी पहले बना के रखी है, पहले इस क्यूरी को समझ लेते हैं। यहाँ पे शेल पे आना है आपने, कॉपी करना है, हम यहाँ पे इसी में है एबीसी वाले पे कलेक्शन पे हैं, एंटर करेंगे। लॉग से एक कलेक्शन का नाम है, यहाँ पे हम डेटा ऐड करेंगे, ये वाला नाम कुछ भी हो सकता है, यूजर आईडी या कुछ भी एबीसी वगैरह लिख दो। इसमें जो डेटा आएगा ना वो मैच करना चाहिए हमारी पिछली कलेक्शन के साथ जो हमने पहले बनाई थी। यहाँ पे अगर ये नाम लिखा हुआ है सेम ऐसे ही नाम मैच करना चाहिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास थर्ड जो भी कंबाइन होके डेटा आएगा वो हमारे पास शो नहीं होना। पहले इसको एंटर करते हैं, हमारे पास कलेक्शन क्रिएट हो या लॉक्स नाम की। तो इधर हमारे पास लॉक्स नाम की कलेक्शन अपने आप आ जाएगी, जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे ओके का हमारे पास सिंबल आ गया, ट्रू है, इसका मतलब कलेक्शन बन गई। अब यहाँ पे एक क्वेरी लगाते हैं, एग्रीगेट करना है मतलब ज्वाइन करना है। dv.users1, पहले हमारी कलेक्शन जो पहले हमने बनाई थी उसको कंबाइन करना है, एग्रीगेट लगाएंगे। यहाँ पे आपने इसके बीच एंटर कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे लगाना है लुकअप। लुकअप को हम ज्वाइन करना बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट के बीच सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है किस कलेक्शन से आप डेटा कंबाइन करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो नई कलेक्शन है उसका नाम क्या है, ये वाली लॉग्स, तो आपने उस कलेक्शन का नाम रखना है। साथ में 2 फील्ड होती हैं, एक होती है लोकल फील्ड जिसमें हम नेम कंबाइन करेंगे, एक होती है फॉरेन फील्ड। सेम ऐसे ही रखना है इसका नाम, लोकल फील्ड एंड फॉरेन फील्ड। ये जो हमारे पास 2 फील्ड का नेम है वो चेंज हो सकते हैं। लोकल फील्ड है हमारे पास, नेम हम कहाँ से कंबाइन कर रहे हैं, यूजर 1 कलेक्शन से। यूजर आईडी किस कलेक्शन से कंबाइन कर रहे हैं, लॉग से, जो हमने अभी क्रिएट किया है। लोकल फील्ड होता है जो हमारे पास जिस कलेक्शन को कंबाइन कर रहे हैं
फॉरेन फील्ड होता है जिसके साथ कंबाइन करना है। तो हमारे पास दो कलेक्शन है, एक लॉग्स है, एक हमारे पास यूजर वन है। तो बस इसी चीज को आपने अच्छे से समझ लेना है, तभी आपके पास पूरी क्यूरी वर्क करेगी। इन दोनों में जो डेटा आना है वो दोनों का मैच होना चाहिए, तभी आपके पास रिजल्ट आना है। अब यहाँ पे हमने लगाना है एक शॉर्ट नाम, इसको देते हैं एज। अगर आप एज लिखते हैं इसका मतलब इसको आप कोई भी नया नाम दे सकते हैं, तो यूजर एक्टिविटी नाम देते हैं इसको। जैसे हमारे पास यहाँ पे है दो जे वाली कलेक्शंस है, ये थर्ड वाली जो कलेक्शन बन के आएगी इसको एक शॉर्ट नेम देना है, नया नाम दो। वो नाम आपने यहाँ पे रखना है। अब इसको एंटर करते हैं। लोकल फील्ड के स्पेलिंग, यहाँ पे एक एरर है, लोकल फील्ड के स्पेलिंग गलत है। एंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यूजर एक्टिविटी। उसमें डेटा क्या आएगा, यूजर आईडी। और उसमें एक्शन क्या है, मतलब पूरी की पूरी कलेक्शन इसने कंबाइन करके दे दी। अगर आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब आपकी क्यूरी परफेक्ट वर्क कर रही है। अब पहले हम देख लेते हैं डेटा आया कैसे है हमारे पास। ये हमारे पास पहले से यूजर वन वाली कलेक्शन है, उसका डेटा है। दोनों में जो कंबाइंड डेटा होगा, जो कॉमन डेटा होगा, वो हमें कंबाइन होकर यूजर एक्टिविटी वाली फील्ड में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, यूजर आईडी। उसका जो भी डेटा होगा, एक्स्ट्रा जो डेटा हमने ऐड किया है एक्शन, कैसे इसने मैच किया, इसने देखा यूजर आईडी जे वाला नाम है, यही नाम अगर इसको इधर कहीं भी मिल गया वो डेटा हमें दिख जाएगा। बस इतना सा इसका काम होगा। जहां जहां भी आपको यूजर एक्टिविटी में डेटा दिख रहा है इसका मतलब वो एक कलेक्शन का डेटा दूसरी कलेक्शन के साथ मैच कर रहा है, तभी डेटा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखना। तो बस इसको हम बोलते हैं कंबाइन करना, दो कलेक्शन को ज्वाइन करना या फिर कंबाइन करना। अभी जो हमने क्वेरी सीखी है वो डिफिकल्ट थी, हमने पूरी की पूरी कलेक्शन कंबाइन करनी थी। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक यूजर का डेटा कंबाइन करना तो वो हम कैसे करेंगे वो सीखते हैं। सेम हमारे पास यूजर्स वन वाली कलेक्शन आएगी, एग्रीगेट करना है हमने। यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे आपने कंडीशन लगानी है। मैं चाहती हूँ मैच करना है डेटा। किसको मैच करना है, जब भी हमारे पास नेम हम ऐड करेंगे, कोई स्पेसिफिक नेम ऐड करना है आपने। ये मैंने एक नेम ऐड किया है। जब भी इसको कहीं भी एक फील्ड का, एक कलेक्शन का डेटा जे वाला दूसरी कलेक्शन के साथ मैच कर जाए, बस वही डेटा चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक कंडीशन, जे वाला नेम ऐड कर दिया। सिर्फ नेम ही नहीं, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं जो दोनों कलेक्शन में सेम हो। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारी लुकअप वाली कंडीशन, डॉलर। यहाँ पे लगाएंगे लुकअप फ्रॉम, किसको कंबाइन करना है, लॉग्स को। लॉग्स वाली कलेक्शन को कंबाइन करना है। लोकल फील्ड, लोकल फील्ड का नाम क्या है, नेम। फॉरेन फील्ड जिसका नाम है यूजर आईडी। साथ में ऐड करेंगे एज, कोई शॉर्ट नेम, इसका नाम रखते हैं लॉग्स। बस एंटर करना है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का डेटा दिखेगा जो दोनों में कंबाइन होगा, जो दोनों में मैच करेगा। तो मेरे पास ये एक पहली कलेक्शन है, इसमें भी ये डेटा है और इसमें भी ये डेटा है। हमारे पास यहाँ पे दो यूजर आईडी सेम है, तो वापिस चलते हैं यहाँ पे। एक मेरे पास ये आया 32 वाला, ये सही है, और उसमें जो यूजर आईडी ये है और दूसरा ये है, सही है। दोनों तरफ से हमारे पास डेटा आ रहा है। इसमें ये वाली कलेक्शन में ये वाला डेटा इस दो आईडी के साथ मैच कर रहा है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है लॉग इन एंड लॉग आउट दोनों का आया है। एक इसका जो एक्शन है लॉग इन है, दूसरे का एक्शन लॉग आउट है। इस नाम से जितने भी दूसरी कलेक्शन में डेटा होगा वो सारे का सारा आपको एक नई कलेक्शन में दिखेगा। सेम ऐसे ही आप कोई दूसरा नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे नेम चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे आना है, सिर्फ ये वाला अपने नेम चेंज करना है। यहाँ पे आके एंटर करो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले वाला, यहाँ पे रिया। सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास एक ही पर्सन का एक डेटा है, पहले हमारे पास दो पर्सन का डेटा आ रहा था। अब यहाँ पे सिर्फ रिया का एक ही डेटा है। इधर भी रिया एक बार आ रहा है और यहाँ पे भी रिया एक बार ही है। तो इसका मतलब हमारे पास ये डेटा आना है वो सिंगल आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक डेटा फेच करने के लिए कंडीशन है।
इसको हम क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं, जब भी आपने कोई भी स्कीमा क्रिएट करनी हो या कलेक्शन क्रिएट करनी हो, उसमें हम वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे डीवी डॉट क्रिएट करनी है एक कलेक्शन। नाम इसका हम रखेंगे यूजर्स 3। कोई भी नाम देना है कलेक्शन का। वैलिडेशन से लगानी सीखनी है आपने। वैलिडेटर, यहाँ पे कीवर्ड आता है वैलिडेटर। तो यहाँ पे इसके बीच ऐड करना है डॉलर जेसन स्कीमा। जो भी हम क्रिएट करते हैं उसको हम स्कीमा बोलते हैं मोंगोडीबी में। यहाँ पे ऐड करना है बीसन। जैसे जेसन होता है वैसे ही बीसन टाइप होता है, बाइनरी टाइप जिसको बोलते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आपने इसको बोलना है कि जे एक ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करना है। रिक्वायर्ड हम लगाएंगे, इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन ऐड करना। रिक्वायर्ड का मतलब है जे नेम। जब भी कोई यूजर आएगा इसमें डेटा फिल करेगा, नेम एंड एज कंपलसरी है फिल करनी। इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हमारे पास एरर आएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाएंगे। सेम ऐसे ही प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, जिसमें ऐड करेंगे नेम। नेम के साथ हम रखे इसकी प्रॉपर्टी ऐड करनी है। जे बीसन बीसन टाइप का होगा तो आपने लिखना है बीसन टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पे प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जे नंबर है, या फिर इसकी डेटा टाइप मेंशन करनी है नंबर है। अगर ईमेल है तो उसकी भी टाइप स्ट्रिंग रखनी है। अगर आप मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो उसकी टाइप हम नंबर रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी टाइप रखेंगे स्ट्रिंग। एक साथ में डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। जब भी कोई इसमें डेटा फिल करेगा उसको हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, मस्ट बी अ स्ट्रिंग। जब भी कोई डेटा फिल करेगा तो इसमें एक जो हमारे पास नेम है, अगर कोई यूजर आएगा इसमें कोई भी डेटा नंबर में फिल करने की कोशिश ही करेगा तो उसको हम यहाँ पे एक मैसेज ये शो कराएंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग ही फिल कर सकते हैं, नंबर नहीं। सेम ऐसे ही यहाँ पे कॉमा लगा के जो दूसरी फील्ड है एज, जितने भी आपने यहाँ पे फील्ड लगानी है वो सारी मेंशन करनी है, नेम एज फोन नंबर कॉन्टैक्ट। उनके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगानी है। तो यहाँ पे एज में भी सेम हम बीसन टाइप ऐड करेंगे, जिसमें इंट रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एज होगी वो नंबर्स में ऐड होनी है तो हमने इंटीजर रखना है, जिसको शॉर्ट हम इंट बोलते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फिल करेंगे, मिनिमम वैल्यू 18, और यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम 65 तक। इतनी हमारे पास इसकी रेंज होगी। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें नंबर्स ऐड कर सकते हैं, साथ में एक डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, जिसमें हम रखेंगे मस्ट बी एन इंटीजर, कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ही ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं। तो इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन ऐड करनी। पहले इसको एंटर करो। जेसन स्कीमा कीवर्ड मैक्सिमम के स्पेलिंग गलत है। और मैक्सिमम, देन हमारे पास एरर है जेसन स्कीमा। डिस्क्रिप्शन के स्पेलिंग सेम ऐसे ही स्पेलिंग जैसे होते हैं वैसे ही होने चाहिए, नहीं तो सेम आपके पास भी एरर आएगा। यहाँ पे ओके वन आ गया, इसका मतलब कलेक्शन एक क्रिएट हो चुकी है। बस ये हमारे पास है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, डीबी डॉट यूजर्स वन डॉट फाइंड, यूजर्स 3 नाम है। आप इसको चेक करो, एंटर करना है डीबी। यहाँ पे यूजर 3 नाम से हमने कलेक्शन क्रिएट की है। तो वापिस चलते हैं यहाँ पे, इस पेज को रीलोड करो। यहाँ पे चलते हैं ऐड न्यू। एबीसी में हमने क्रिएट किया है एक कलेक्शन यूजर्स 3 नाम से। तो ये हमारे पास एक कलेक्शन हो गई क्रिएट। इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं इंसर्ट क्यूरी लगा के। जब भी डेटा ऐड करना हो तो वैलिडेशन को ध्यान में रखना है, तब हम इसमें डेटा ऐड करेंगे।
सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं किसी ईमेल पे आपने वैलिडेशन लगानी है, बाकी सबके ऊपर तो सेम ऐसे ही डेटा टाइप के साथ लगेगी। इंटीजर फिल करना है तो आप इंट लिखेंगे, स्ट्रिंग ऐड करनी है स्ट्रिंग रखेंगे, बुलियन ऐड करना है तो आप ट्रू फॉल्स रखेंगे। लेकिन जब हम ईमेल की वैलिडेशन लगाते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। डीबी डॉट एक क्रिएट करते हैं कलेक्शन नाम से, जिसका नाम यूजर्स फोर रखेंगे। एक नई कलेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपने ऐड करना है वैलिडेटर। सबसे पहले ऐड करेंगे डॉलर जेसन स्कीमा। एक हमने स्कीमा क्रिएट करना है, इसकी बीसन टाइप रहेगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही होता है ये, तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट ही रखते हैं। रिक्वायर्ड इसको हम लगाएंगे, इसको फिल करना कंपलसरी है, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड लगाएंगे ईमेल पे। ईमेल हमने यहाँ पे ऐड करनी है एक फील्ड। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, ईमेल फील्ड है तो आप यहाँ पे रखेंगे ईमेल। यहाँ पे रखेंगे बीसन टाइप स्ट्रिंग। इसकी जो डेटा टाइप रहेगी वो स्ट्रिंग में ही आनी है। पैटर्न ऐड करना है तो ये आपने थोड़ा याद रखना है। पैटर्न इसका होता है, जब भी ईमेल आपने किसी ईमेल को चेक करना कि क्या उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं, उस फॉर्मेट को चेक करने के लिए ये एक पैटर्न है। सेम ऐसे ही रखना है, डॉट प्लस एट द रेट। ये हमारे पास है एक पैटर्न। ये बैक स्लैश डबल डॉट प्लस यहाँ पे लगाएंगे डॉलर। इसी के साथ हमारे पास ईमेल हो जाएगी वैलिडेट। एक साथ में आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, मस्ट बी अ वैलिड ईमेल। जब भी कोई यूजर इसमें कोई रॉन्ग फॉर्मेट फिल करेगा तो उसको ये मैसेज आएगा। एंटर करते हैं। पैटर्न के यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे आ गया ओके वन। हमारे पास कलेक्शन बन गई है यूजर्स फोर नाम से। अगर आपके पास ओके वन आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास सारी की सारी और जितने भी वैलिडेशन लगाई है वो सही है। बस यहाँ पे हमारे पास वैलिडेशन में और कुछ सीखने के लिए नया नहीं है, इसी को आप अच्छे से सीख लो। जितने भी आपने फील्ड क्रिएट करनी है यहाँ पे आनी है। जैसे हमने पहले वाली ये वाली क्वेरी में लगाया था, ईमेल है फोन नंबर है, जो जो भी आपने ऐड करना है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। हर एक जितनी भी फील्ड ऐड करनी है बस ऐसे ही ऐड होनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, जो हमने एटलस सीखा था ना, आपने यहाँ पे आना है मोंगो डीबी एटलस। ये आपने टाइप करना है। इसको कैसे यूज करते हैं यहाँ पे आना है, बस इसका अकाउंट क्रिएट करना है, बाकी सारा कोड आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे ट्राई फ्री रखा हुआ है, साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट आप ईमेल ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, हम ईमेल ऐड नहीं करेंगे। मेरे पास यहाँ पे पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे एक नई ईमेल ऐड कर रही हूँ अपनी तरफ से। तो इधर आप एक ईमेल ऐड करो। ये है एक नई ईमेल। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। साइन अप करना है पहले। यहाँ पे ईमेल ऐड करो अगेन। कोई भी नाम रखना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम रख देते हैं। लास्ट नेम। एक पासवर्ड ऐड करना है। और ये ऑप्शनल है, इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया, साइन अप। यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड ऐड कर देते हैं।
चलिए, यहाँ पे आना है आपने। आपने अपनी ईमेल चेक करनी है जिसपे इन्होंने एक कोई लिंक सेंड किया होगा, तो वापस चलते हैं उसी ईमेल पे। ईमेल को मैंने वेरीफाई कर दिया है अपने मोबाइल से, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। आपके पास अगर इधर ही ईमेल लॉगिन है तो डायरेक्ट वहां से वेरीफाई करेंगे तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरे पास मोबाइल पे है तो मैंने मोबाइल से इसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद आपने वापस यहाँ पे आ जाना है, लॉगिन करना है डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो भी आपके पास ईमेल थी उसको रिफिल करो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप साइन अप नहीं करना, आपने डायरेक्ट लॉगिन करना है। तो ये हमारे पास है एक पासवर्ड एंड ईमेल, लॉगिन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगेन फिल करते हैं। यहाँ पे हमारी ईमेल गलत है, यहाँ पे 2171 आएगा। यहाँ पे आएगा पासवर्ड, लॉगिन। चलिए, ये तो हो गया लॉगिन अभी। यहाँ पे जो भी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है फिलहाल इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसको अभी नहीं ऐड करेंगे। रिमाइंड मी लेटर पे आपने क्लिक करना है। ये जो पूरी वेबसाइट है ये थोड़ा स्लो चलती है क्योंकि ये डेटाबेस की वेबसाइट है। तो लाइव डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसीलिए इसकी जो प्रोसेसिंग है थोड़ी स्लो है। ये हमारे पास एक डैशबोर्ड है, मोंगो डीबी एटलस का डैशबोर्ड है। जैसे हमारे पास ये वाला मोंगो डीबी होता है ना, सेम ऐसे ही हमारे पास उसी का एक लाइव वर्जन है ये वाला एटलस मोंगो डीबी। तो यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर्स क्रिएट किए जाता है। लेफ्ट साइड में इतनी सारी ऑप्शंस हैं, बस इसी के साथ हमने काम करना होता है। नेटवर्क एक्सेस, डेटाबेस एक्सेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जितने भी आपके डेटाबेसेस आप क्रिएट करेंगे ना आपको यहाँ पे दिखने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है। जैसे हम डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं सेम ऐसे ही डेटाबेसेस यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगी, इधर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो इसको अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड सर्टिफिकेशन वगैरह इसको कुछ भी नहीं करनी, ये डेटाबेस यूजर है। तो जैसे हम यहाँ पे काम करते हैं यही काम हम यहाँ पे इधर कैसे करेंगे, पहले हम वो सीखते हैं। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे डेटाबेस शो हो रहा है, हम डेटाबेस पे हैं, उसमें एक क्लस्टर ऑप्शन है, तो क्लस्टर पे आपने आना है। जहाँ पे बिलिंग का एक मेथड होता है, मतलब जितनी आप स्पेस यूज करेंगे उतने आपको पे करना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट करते हैं तो वहाँ पे फ्री कुछ भी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे आपके पैसे लगते हैं। इसलिए हम हमेशा ही लोकल होस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे आना है, बिल्ड क्लस्टर पे आपने क्लिक करना है। इधर आना है, कोई भी नाम देना है। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला हुआ है ना इतने पैसे लगेंगे। यहाँ पे एक फ्री वाला भी है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री का अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है। तो यहाँ ये हमारे पास होता है जब आपने इनकी पेड सर्विसेज यूज करनी है। आपने सिर्फ इसका फ्री वाला प्लान चूज करके डिप्लॉय पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मेरे पास पहले से डिप्लॉय पे क्लिक था, तो मेरे पास डायरेक्ट जी वाला ऑप्शन आ गया। आपके पास डायरेक्ट जी ऑप्शन आ जाना है। जैसे ये फ्री वाले प्लान पे क्लिक करेंगे, डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे, आप भी डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे पास पूरे का पूरा यही डैशबोर्ड है जैसे हमारे पास यहाँ पे है। तो अब हम सीखते हैं यहाँ पे हम कैसे क्रिएट करेंगे। इधर लिखा हुआ है ना कनेक्ट, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है क्रिएट। सबसे पहले यहाँ पे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आना है, इधर आपने यही ऑप्शन आपके पास आना चाहिए, तो आपने यहाँ पे इधर आना है। यूजर नेम एक पासवर्ड आपने ऐड करना है कोई भी, इसका नाम बेशक एडमिन ही रख दो। यही आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड काम आएगा। एक यूजर नेम रखना है, एक पासवर्ड, कॉपी पे आपने क्लिक करना है, कॉपी कर लो बेशक इसको। देन आपने क्रिएट डेटाबेस यूजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कनेक्शन मेथड है तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट चूज पे क्लिक करना है। इधर आपने आना है, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, तो इसमें से आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर्स लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। बेसिकली हम मोंगो डीबी को नोड जीएस के साथ ही यूज करते हैं। अगर आप कोई और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आपने सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ पे नोड जीएस ही रखेंगे, इसको ज्यादातर नोड जीएस के साथ ही यूज करते हैं।
ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। ये हमारे पास कमांड है इसको एग्जीक्यूट करने की, इसको कुछ भी नहीं करना, बस अकाउंट हमने क्रिएट करना है। यहाँ पे डन पे आप क्लिक करेंगे। ये हमारे पास पूरे का पूरा एक कोड होता है, इसको कॉपी कर लो। डन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो। इसमें हमारे पास जो कनेक्ट वाला ऑप्शन है, हमेशा ही जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो यहाँ पे आके ड्राइवर पे क्लिक करना है। आपको एक स्ट्रिंग चाहिए जो हमने पहले कॉपी की थी, ये वाली स्ट्रिंग हमेशा हर बार कॉपी करनी है। जितने प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं ये स्ट्रिंग आपको हर बार चाहिए, तो इसको आपने कॉपी करके अपनी कोडिंग में जाके पेस्ट करना होता है। वो हम सब कुछ रिएक्ट जेएस में पहले सीख चुके हैं। हर एक प्रोग्रामिंग में इसको ऐड करने का डिफरेंट मेथड होता है, बेशक नोड जेएस है, बेशक आपके पास जावा है या पाइथन है। तो बस आपको इसकी स्ट्रिंग ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन लिखा हुआ है, आपके पहले से कलेक्शन बनी हुई है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है सेम वैसे ही। तो यहाँ पे आना है, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है। आप कोई भी डेटाबेस नया बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बनाते थे। इधर आपने प्लस पे क्लिक किया, डेटाबेस बन गया, सेम ऐसे ही यहाँ पे आना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। कोई भी नाम दो इसको, एबीसी नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है। कलेक्शन कौन सी क्रिएट करनी है, यूजर वाली। ये वाला हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक नया डेटाबेस और उसकी एक कलेक्शन ये वाली हो गई क्रिएट। ये एबीसी है, उसमें एक यूजर नाम की कलेक्शन है। कोई भी आपने डेटा ऐड करना हो, अब इसमें आपको डेटा दिखेगा यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे क्यूरीज लगाते हैं, सेम वही डेटा हम यहाँ पे इधर ऐड कर सकते हैं लाइव। जैसे हम यहाँ पे क्यूरीज लिखते हैं, सेम क्यूरीज आप इधर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना फिल्टर, तो यहाँ पे आपने इधर आके अपनी क्यूरी ऐड करनी है। जैसे हमारे पास है डी डॉट यूजर वाली कलेक्शन है, डॉट फाइंड, ये हमारे पास हो गया। एंटर करो। ये यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन होता है, ये हमारे पास अप्लाई वाला ऑप्शन तब हमारे पास कंप्लीट इनेबल होगा जब आपकी पूरी क्यूरी यहाँ पे बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्यूरी अभी वर्क नहीं कर रही। यहाँ पे आपकी क्यूरी वही वर्क करेगी जब आपके पास यहाँ पे इस कलेक्शन में कोई ना कोई डेटा होगा। तो अब इसमें डेटा ऐड करके यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, आपने कोई भी डेटा ऐड करना है, व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट कोई डेटा ऐड करना है, तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, रिमूव कर दो। एक नेम ऐड करना है, नेम, एबीसी नेम ऐड किया, इंसर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लोड हो रहा है ना, तो ये मेरे पास डेटा ऐड हो गया। कौन सी कलेक्शन में है, यूजर्स वाली। तो जो मैंने यूजर वाली कलेक्शन क्रिएट किया है वहां पे आ गया ये वाला डेटा। कोई और भी डेटा ऐड करना है वो भी ऐड कर सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे फिर से जाना है, कोई दूसरा डेटा ऐड करना है वो यहाँ पे डायरेक्ट आके इधर आपने क्लिक करना है। कोई भी डेटा ऐड करना है नया वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एज ऐड करनी है, एज नंबर्स में होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एज को आपने डबल कोट में लिखना है, देन नंबर्स में आपने यहाँ पे वैल्यू रखनी है। सेम ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कोई क्लास ऐड करनी है, साथ में क्लास ऐड करो। क्लास हमारे पास सिंगल कोट में आएगी, इंसर्ट पे क्लिक करना है। अगर आपकी क्यूरी जो बिल्कुल सही होगी, आपका इंसर्ट वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया। ऐसे हम इस यहाँ से डेटा ऐड कर, अगर आप यहाँ पे किसी भी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, इधर से डिलीट करो। इधर आपके आपने कोई नया डेटा ऐड करना है या नई कलेक्शन क्रिएट करनी है वो हम ऐड करेंगे। इधर से इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ये वाला प्लस का साइन है ना, नई कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई डेटाबेस नया क्रिएट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास डेटाबेस बन जाएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा आज का कोर्स बिल्कुल कंप्लीट। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, तो आपने सारा काम लोकल होस्ट पे करना है। तो यही आपको इसकी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मोंगो डीबी यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको मोंगो डीबी को उस लैंग्वेज के साथ अलग से सीखना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।